बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज एक बड़े मज़े के टॉपिक पे मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। छोटे होते थे तो क्या कहते थे घर वाले कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। ये तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। फिर एक और बात जो हमेशा बड़ी छोटे होते हुए मेरी अम्मी भी ये बात मुझे डांटती थी, कहती थी तुम स्ट्रीट स्मार्ट तो बहुत हो, तुम्हें ये पता है कि किससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये वो आई माई शाई, लेकिन किताबों में तुम बिल्कुल ही नालायक हो। सारी उम्र यही सोचा कि भाई बुक स्मार्ट ज़रूरी है, यानी कि किताब और किताबों वाली नॉलेज जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं, जिसको हम अपना करिकुलम कहते हैं या अपना कोर्स कहते हैं, उससे रिलेटेड तो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन जब बात आती है ऑफ कोर्स टूवर्ड्स ज़िंदगी में कैसे चीज़ों के साथ कोप अप करना है, तो वो तो इंसान पढ़ाई के थ्रू सीख ही जाता है। आज की दुनिया में सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है व्यूअर्स। जस्ट बिकॉज आपके पास पीएचडी की डिग्री है या आपके पास मास्टर्स है या आपके पास बैचलर्स है, अगर आपके पास बेसिकली ये वाली सेंस नहीं है, ये वाली अक्ल नहीं है कि किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ना है, आपकी ग्रूमिंग नहीं हुई सही तरीके से, तो आपको बहुत इशू आता है। आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई के साथ स्किल्स होना कितना लाजमी है, यानी कि बुक स्मार्ट एंड स्ट्रीट स्मार्ट दोनों ही कितना ज़रूरी है। जैसे कि एक बंदा है, वो जॉब पे है, ठीक है, उसके पास मास्टर्स की डिग्री है, उसी के साथ उसी का कॉलीग काम कर रहा है, उसके पास बीए की डिग्री है। दफ्तर में क्राइसिस आता है, समझ नहीं आती है कि एक चीज़ को कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट आता है और वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा है वहाँ पे। अब जिसने मास्टर्स किया हुआ है वो कंफ्यूज होके एकदम से साइड पे हो जाता है कि यार ये मैंने नहीं नॉनसेंस में पढ़ना। लेकिन जिस बंदे ने बीए किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है सिर्फ, वो बंदा जो है वो जाके उस बंदे से बात भी करता है, उसको काम डाउन भी करता है, उसको सेटल भी करता है और बड़े आसान तरीके से उसको रिलैक्स करके वहाँ से या तो भेज देता है या उसका मसला हल कर देता है। अब एक बच्चे के पास मास्टर्स है, उसके पास तालीम ज़्यादा है, दूसरे बंदे के पास लोगों के साथ डील करने की स्किल्स हैं और उसने अपना बीए किया हुआ है। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी ये बात मैं नहीं कह रही कि तालीम इंपॉर्टेंट नहीं है। तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तालीम याफ्ता होना चाहे आप। बट अब शायद वो वाला ज़माना नहीं रहा कि पीएचडी करनी ज़रूरी है ये प्रूव करने के लिए कि आप दुनिया में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तालीम बेसिक लेवल पे एटलीस्ट बैचलर्स हर बंदे को करना चाहिए कि हाथ में कोई डिग्री हो। लेकिन ऐसे केसेस भी हैं कि पीएचडी वाला बंदा, मुझे मतलब मेरे साथ ये एक्चुअली इंसिडेंट हो चुका है जिस पे मैं एक्चुअली व्यूअर्स हक्का बक्का रह गई थी कि मैं गाड़ी में एक उस ज़माने में कैब्स होती थी, अब तो खैर ऑब्वियसली सिस्टम बदल गया है, डिफरेंट किस्म की कार सर्विसेज आ गई हैं बाहर के मुल्कों में। तो इसी तरह मैंने हाथ हिलाया, टैक्सी रुकी, मैं उसमें बैठी, टोरंटो की बात है, बैठी तो वो सामने जो शख्स बैठा था वो ऑब्वियसली साउथ एशियन देसी था। मैं खैर फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, उर्दू में बात की, फ़ोन बंद किया तो उन्होंने कहा बहन आप पाकिस्तान से हैं? कहाँ से हैं? मैंने कहा जी पाकिस्तानी। कहते जी मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह दैट्स वंडरफुल भाई। तो कहते हैं हाँ, तो इधर उधर की बात हो रही थी तो मैं उनको बता रही थी कि जी मैंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। तो उन्होंने बताया कि जी मैंने फ़लाँ जगह से ग्रेजुएशन की, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने पीएचडी भी की उर्दू में। मैंने कहा वाओ भाई आपने पीएचडी की हुई है। फिर मैं चुप हो गई। खुद ही उन्होंने कहा ये सोच रही होगी कि फिर मैं टैक्सी क्यों चला रहा हूँ। मैंने कहा जी भाई जहन से ये बात गुजरी तो थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अगले का दिल तो नहीं ख़राब करना था कि आप पर टैक्सी क्यों चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा, खुद ही कहा, कहते बस देखो किस्मत की बात है, मैं एक्चुअली उस तरह से चालाक नहीं हूँ, मुझे उस तरह से ना लोगों के साथ डील करना नहीं आता जिस तरह दफ्तरों में ऑफिसेज वगैरह में होता है। क्योंकि मास्टर्स में उन्होंने एमबीए किया हुआ था, ये नहीं था कि मास्टर्स भी उर्दू में किया हुआ है तो अगर कनाडा में काम कर रहे हैं तो मसला। उन्होंने कहा मेरा जब इंटरव्यू होता है तो उस वक्त मुझे सारी बातें भूल जाती है, और इस उम्र पे भी आई थिंक वो 40 उस वक्त 40-45 के होंगे। तो कहते हैं कि इस एज पे भी मेरा जब कोई इंटरव्यू कर रहा होता है तो मेरे से बोला ही नहीं जाता। तो क्वालिफिकेशन तो मेरे पास है लेकिन इंटरव्यू में मैं मारा जाता हूँ। तो व्यूअर्स फिर उस पीएचडी डिग्री का क्या फ़ायदा अगर आप अपने आप को आगे उससे कोई पैसे या अपना कोई गेन नहीं कर सकते। नो डाउट तालीम तो हमने इसीलिए हासिल करनी है क्योंकि हमने एक अक्लमंद इंटेलिजेंट थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बनना है, अपने दिमाग की पूरी सलाहियतों को हमने यूटिलाइज़ करना है। लेकिन उस दिमाग में सिर्फ पढ़ाई का खाना नहीं है,
इस दिमाग में लोगों के साथ डील कैसे करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी मैटर करती है। एक वक्त था जब सिर्फ IQ टेस्ट होता था जिसको हम इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं। आज EQ बड़ी मैटर करती है, इमोशनल कोशेंट आपका, कि आप कितने एम्पैथेटिक है, आप लोगों के साथ किस तरीके से डील करते हैं। व्यूअर्स, दुनिया में कोई भी इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारता, इस लिहाज से कि हर वक्त हमारा किसी से इंटरेक्शन है। सुबह से लेकर रात तक आप अपने घर में भी अगर बंद है तो किसी ना किसी के साथ तो आपको कम्युनिकेट करना है, चाहे बैंक को कॉल करनी है तो फ़ोन पे बात करनी है, या अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है तो आपका ऑर्डर आ रहा है तो उस पर आपको फ़ोन, कहीं ना कहीं तो इंसानों के साथ हमने डील करना ही है। सो जब कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता तो हमारी जो लाइफ की स्किल्स हैं, एक तो होता है तालीम, एक होता है एक्स्ट्रा स्किल्स आना। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल रेगुलर तालीम हासिल कर रहा है, साथ में उसके पास IT की भी वो तालीम हासिल कर रहा है, तो वो टेक्निकल स्किल एक सीख रहा है। कोई इंसान अगर ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई में सीख रहा है प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम या कारपेंट्री का काम, ज़रूरी नहीं है कि आप कारपेंटर ही बने, बट अगर आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है, आप कारपेंट्री या तरखान का काम सीख चुके हैं, तो आप फर्नीचर बनाने की तरफ जा सकते हैं और वो फर्नीचर बना के अपनी बिज़नेस भी इस्टेब्लिश करके उसको अपने चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, एक प्रॉब्लम आती है, आइडियाज़ कभी कभी लोगों के पास बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो आइडिया ऑन ग्राउंड पे लाने की कोशिश करते हैं तो तालीम की कमी की वजह से या फिर नॉलेज की कमी की वजह से वो बंदा फिर आगे नहीं पहुंच पाता। सो चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना है। ज़रूर BS करें, MA करें, MSc करने के बाद, देखिए पढ़ाई के बाद भी एक लाइफ होती है जो बड़े लोगों को समझ नहीं आती। जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि जी शादी के बाद भी एक ज़िंदगी है, उसके बारे में भी आपने सोचना है। सो अगर बच्चे तालीम याफ्ता हैं, आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गई, AI टूल्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गया, इन्फ्लुएंसिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, हज़ार एरियाज़ हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। और अब तो ये भी व्यूअर्स लिमिटेशन नहीं रही कि अगर आप 18 साल के हैं तो तभी, जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं वो 12-12, 14-14 साल की उम्र पे भी काम कर रहे हैं। कंपनीज ऐसे लोग ढूंढती है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन का काम करना आता है। आज अर्निंग के व्यूअर्स इतने तरीके हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, वहाँ पे हज़ार चीज़ें हो सकती हैं। उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप करोड़ों अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है जो पर्सनल ट्रेनिंग किया करता था। अब वो उन्होंने पूरी क्वालिफ़िकेशंस हासिल की, पर्सनल ट्रेनिंग की, जाके सारे कोर्सेज़ किए, सारा कुछ किया, उसके अलावा FA भी किया हुआ था, प्रॉपर्ली क्वालिफाइड। मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, आप सोचें कि लाइफस्टाइल कोच कह लें या आप जिम ट्रेनर कह लें, जो भी आप बुलाना चाहें। अच्छा, अब वो फुली ट्रेंड था, लेकिन क्लाइंट के साथ डील करना नहीं आता था। अब जो जिम में ट्रेनिंग कराता है बंदा, उसका टोटल काम क्या है? उसका काम एक्चुअली लोगों के साथ डील करना है, एक इंसान को ट्रेन करना है। अब आपको समझाया ही नहीं जा रहा, ट्रेनिंग उनकी पूरी है, वो बंदा क्वालिफाइड भी है, लेकिन अब उसको समझाना नहीं आ रहा अपने क्लाइंट को कि भाई आपने किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, प्लान आपका डाइट का किस किस्म का होना चाहिए। सो पीपल स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। आज का इंसान कामयाब वो नहीं है जिसके पास 20 साल की नॉलेज और 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। आजकल कामयाब इंसान वही है जो नई स्किल्स को सीख रहा है, जो AI को अपना टूल बना रहा है, जो डिजिटल दुनिया में भी कदम रख रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पढ़ाई मैटर करती है, लेकिन 90% बच्चे जो हैं वो इंटरव्यूज़ में जाके रह जाते हैं और फिर हैरानगी होती है कि यार वो बंदा तो उसने तो अपना MSc किया हुआ था, तो इन्होंने तो FA पास लड़के को रख लिया जिसने कुछ सिर्फ कोर्सेज किए हुए थे, उसके अलावा। फ़र्क आ जाता है आपके टैलेंट और आपके एप्टीट्यूड पे। सो जब जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो ये मत सोचा करें व्यूअर्स कि जॉब तो मुझे सिर्फ तभी मिलेगी अगर मेरे पास डिग्री है। अगर आपको बात नहीं करना आता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता, अगर आपके अंदर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वो पढ़ाई भी एक तरह अधूरी रह जाती है। इसीलिए तो स्कूल्स अब इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स, जिस तरह मेरे बेटे की भी रिसेंटली होने वाली है कैंगरू क्विज़, जिसमें मैथ्स की क्विज़ है। वेरियस किस्म के इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ अपने स्कूल के लेवल पे नहीं बल्कि
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी और हमारे प्रोग्राम पे भी ऐसे बच्चे आ चुके हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 10 साल की उम्र पे, 12 साल की उम्र पे, 14 साल की उम्र के ऊपर। सो अगर आपने एक मल्टी टैलेंटेड इंसान बनना है, एक कामयाब इंसान बनना है, तो अपनी स्किल्स को इन्हांस भी करना है। अब मैं आपको जिससे मिलाने वाली हूँ, है तो वो हमारी शेफ़ इस प्रोग्राम की हद तक, लेकिन वो सिर्फ शेफ़ नहीं है, शी इज़ एन आर्टिस्ट एज वेल। पेंट करती हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें तहरीर करती हैं, और उसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट होस्ट, होस्टिंग भी करती हैं। एंड एज अ शेफ़ सिर्फ यहाँ पे नहीं आती, उसके अलावा एज अ शेफ़ जॉब भी करती हैं। सो अब आप ये देखें कि ये बच्ची एक्चुअली तो सर्टिफाइड शेफ़ है, लेकिन होस्टिंग भी आती है, की भी हुई है, रमज़ान की भी, उसके अलावा भी अपने वेरियस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हम इनको देखते हैं। एंड देन उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी है, साथ साथ अपने आर्ट को भी लेके चल रही हैं। सो कोई भी, वो वक्त चला गया व्यूअर्स, वो वक्त चला गया जब हर बंदा बस एक ही काम करता है और वही काम सारी ज़िंदगी करता है। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। आइए शेफ़ कनीज़ फातिमा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अब बेटा आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो। अरे मैं जब शुरू में आप प्रोग्राम पे आए थे तो आपने अपना यही बताया था ना कि आपको पेंटिंग का और आर्ट का भी शौक है। जी जी है ना? है। अच्छा, उसके अलावा आप होस्टिंग भी करना शुरू हो गए। बिल्कुल। शेफ़ भी हो। बिल्कुल। तो वाई इतना सब कुछ क्यों? उसके अलावा मतलब कि इतना और क्या क्या करती हो और वाई? और मैं जॉब भी करती हूँ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, क्योंकि मेरी जो स्टडीज़ हैं वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड है। सो ये सब कुछ करना इसलिए होता है कि आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए। शेफ़ आपके वो एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है, उसके अलावा भी आपका एक्सपोजर होना चाहिए। अगर हम अगर हम शेफ़ और ये मार्केटिंग की चीज़ों को अगर आपस में लिंक्ड करें ना, तो अगर आप इसको सोचें एक बड़ा परफेक्ट मैच बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शेफ़ अपना कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलता है, तो उसको रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए होगी आपको? सबसे पहले आपकी उसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली वो आपका रेस्टोरेंट रन करेगा। तो कोई भी चीज़ आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं वो लिंक्ड ज़रूर होती है। और यही तो चीज़ मैटर करती है। देखो, आप अपना जितना ज़्यादा अपने टैलेंट के पूल को फैलाएंगे ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये वही वाली बात है कि एक ज़मीन पे एक ही फसल आप लगाते जाएंगे, एक पॉइंट होएगा कि वो मिट्टी भी जरखेज़ नहीं रहेगी। सो द फैक्ट इज़ अपने माइंड को इंगेज करना। आपको पता है व्यूअर्स, ये तो मेडिकल फैक्ट है कि हम अपने दिमाग की 10% सलाहियत भी नहीं यूज़ करते। यानी कि हमारा माइंड एक ब्रिलियंट चीज़ है जिसको अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करें और प्रॉपर तरीके से अपने आप को भी इंगेज करें और लोगों को भी इंगेज करें, तो हम इसके हज़ारों बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और व्यूअर्स, वही चीज़ है ना कि आजकल की दुनिया में सिंगल इनकम पे घर नहीं चलते, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ख़वातीन को भी घर से निकलना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे अगर ख़वातीन और मर्द दोनों भी काम कर रहे हैं, तो अगर घर बैठे हुए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपनी एक स्किन केयर हेयर केयर की लाइन स्टार्ट की, वो अल्लाह का शुक्र है उसको 3 साल हो गए, वो सेटल हो गई। अब मैं अपनी एक दूसरी ब्रांड स्टार्ट करी हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ व्यूज़ शेयर करूँगी एट सम पॉइंट। सेकंड ब्रांड भी स्टार्ट करी। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल कर लिया, वो सेट कर लिया, और वो सिमिलर है लेकिन एक डिफरेंट एरिया है, वो खाने पीने का एरिया है। सो व्यूअर्स, इंसान ने ग्रो करना है। यही डिफरेंस होता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक करोड़पति में और हम जैसे रेगुलर इंसान में। हम सोचते हैं कि यार इतना है, ये है, ठीक है, इट्स ओके। आप सेटिस्फाइड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बड़ी गाड़ी में बैठना है और बड़ा घर बनाना है और बीवी को ज्वेलरी भी लेके देनी है, अपनी ज़ात के लिए भी चीज़ें लेनी है और अपने शौक़ भी सारे पूरे करने हैं, तो उसके लिए फिर मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। और उस मेहनत में, उसी चीज़ में जो आप कर रहे हैं, उसी में भी इनोवेशंस लाई जा सकती हैं। और अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो उसके साथ साइमल्टेनियसली कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं। ये वही वाली बात है कि अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है और वो बड़ा कामयाब चल रहा है, हिम्मत करके आप दूसरा खोलें, तीसरा खोलें, वो एक चेन बन जाएगी। फिर आप उसको लोगों को फ्रेंचाइज करना शुरू कर देंगे, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सोचना है और बेसिक लेवल से ऊपर सोचना है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ कनीज़ फातिमा से जानेंगे कि आज वो किचन में क्या बना रही हैं और किस किस तरीके से इवन एक घर पे जो खातून है वो अपने आप को एम्पावर कर सकती है। छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम आ गए हैं शेफ़ कनीज़ फातिमा के किचन में। अब व्यूअर्स, जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो ये भी तो एक स्किल है। बिल्कुल। अगर एक खातून कुकिंग जानती है, राइट, शी इज़ अ गुड होम कुक या शेफ,
अब तो देखेंगे जो ऑनलाइन के एप्स वगैरह भी हैं जिनसे आप खाना ऑर्डर करते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये होम शेफ है और ये दूसरे वाले हैं, और वो ऑनलाइन बड़ा अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। बिल्कुल। सो आप इस तरह भी कर सकते हैं। स्किल्स की जब बात करें तो शेफ होना ज़रूरी नहीं है, आपने अपनी खाना तो हर घर में पकता है, हाँ। और मोस्टली जिसको अच्छा बनाना आता है वो इसको वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट और कर सकता है। केटरिंग वेटरिंग इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी पैदा हो जाती है। बिल्कुल। सो मुझे बताइए कि मैं अपना काम कहाँ से स्टार्ट सबसे पहले आज जो हम बना रहे हैं वो है अफगानी कीमा। तो ये है साबुत गरम मसाला जो कि हम ऑयल में ऐड करने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है, कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको पहले हम इसको हल्का सा वो जो कहते हैं ना हल्का कड़कड़ा सा लेंगे 10 सेकंड के लिए बस। जस्ट हो, ताकि थोड़े से उसके फ्लेवर्स रिलीज हो। बिल्कुल। ठीक हो और गया। ये है प्याज, तो ये भी अब इसके अंदर चले जाएगी, जिसको बहुत अच्छे से हमने ब्राउन करना है। ठीक है, तो जब तक मैं यहाँ पे ब्राउन कर रही हूँ, अब आप अपने इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ शेयर ओके। तो जो अफगानी कीमे में और रेगुलर कीमे में क्या फ़र्क है यार? अफगानी कीमे में ये फ़र्क है कि इसके अंदर एक तो हम क्रीम डालेंगे और लास्ट पे इसको दे देंगे कोयले का धुआं, ओके, और कसूरी मेथी गार्निश कर देंगे। That's समझ आ गई। सो थोड़ा सा ट्विस्ट। it. बिल्कुल। Okay. सो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जो इसमें चाहिए है वो है चिकन का कीमा 1 किलो, प्याज 3 अदद, तेल 1 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, काजू आधा कप, दालचीनी 1 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, हरी इलायची 2 से 3 अदद, नमक 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, दही 1 कप, क्रीम आधा कप, हरा धनिया 1/3 कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, कोयला धुएं के लिए। सो इसका जो मेथड है कि सबसे पहले आपको जैसे कि बता दिया है कि इसके अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल ऐड करने के बाद साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा और दालचीनी, साबुत काले मिर्च वगैरह और तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें होती हैं, और बादियान का फूल। इसको आपने 10 सेकंड के लिए अच्छे से पकाना है, और इसके अंदर प्याज चली जाएगी। प्याज को आपने गोल्डन कर लेना है, अच्छे से उसकी भुनाई करनी है, बिल्कुल इस तरह से साबुत प्याज नहीं नज़र आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे अनियन फ्राई हो रहा है, उतनी देर में हम कोयला वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोयले को भी थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्कुल। वो होने में। अब कोयले को रखने का जो तरीका है वो भी बता दें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो डायरेक्ट खाने के ऊपर कोयला बिल्कुल रख भी देते नहीं हैं। रखना चाहिए, क्योंकि ये जहरीला है। जहरीला है, और दूसरा कोई साफ चीज़ नहीं है ये। मतलब कि अगर आप लोकली लेने जाएं तो इधर उधर कहीं भी ज़मीन पे कहीं होता है, और तो एक्चुअली कोयले हाँ, की कॉम्पोजिशन भी देखें बिल्कुल। ना, कार्बन है, तो बिल्कुल कार्बन कार्बन है। आपने खाना नहीं है। तो आपने उसको स्मोक देना है, ये नहीं कि उसको आपने बिल्कुल अपनी हांडी के अंदर मिक्स करके खा लेना है। इसका ये तरीका है, अगर तो आपके पास फॉइल पेपर है तो आपने जब कोयला गर्म हो जाएगा अपने खाने के ऊपर आपने फॉइल पेपर रखना है। अगर फॉइल पेपर नहीं है तो उसका अल्टरनेट है, कोई भी आप स्पून ले लें, ठीक है, चम्मच स्पून कोई भी आप ले लें, उसको आप अपने खाने के ऊपर रख दें, और जो गर्म कोयला होगा उसके ऊपर रख के 1/2 टीस्पून आपने ऑयल उसके ऊपर बस ड्रिजल करना है। दैट्स इट। जैसे उसका एक स्मोक निकलेगा उसके ऊपर आपने उसको कवर करके उसके ढक्कन से, और उसको आपने 5 से 10 मिनट का स्मोक देना है। और ये बस बहुत सिंपल सा तरीका है, तो डायरेक्ट प्लीज़ मत रखिएगा। और ये भी कहूँगी कि भाई चेक कर ले घर में किसको जायका पसंद है। बड़े लोग हैं जो बारबेक्यू इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको वो कोयले का टेस्ट या स्मेल या धुएं की स्मेल उनको नहीं पसंद होती। अगर किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं पसंद तो उसका एक और बेहतरीन खल है, जिस तरह कि चिकन अभी अनकुक्ड है, इसको आप पहले कोयले का धुआं दे दें, ठीक है। पकने के बाद उसका जो फ्लेवर होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल स्लाइड सा आएगा, वो इफेक्ट स्मोकी इफेक्ट आएगा, बट कम आएगा एज़ कम्पेयर्ड कि हम बिल्कुल लास्ट पे एक धुआं देते हैं उससे। बिल्कुल। सो दैट इज़ द राइट वे टू कुक। दूसरी बात मैंने बड़ी दफ़ा देखा है, अब फिर वो बारबेक्यू वाले सिस्टम सब घरों में शुरू हो गए हैं। आपको भी पता है कि अब ये मौसम आता है तो सब कहते हैं बाहर बैठ के। बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि सीखों के ऊपर से चीज़ें गिर के ना कोयले में गिर जाती हैं, और मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि लोग उसको उठा के ना झाड़ के खा लेते हैं। वो भी डेंजरस है। वो राख भी जो है इसकी कोयले की, वो आपकी सेहत के लिए अनएक्सेप्टेबल है। सो प्लीज़, आई नो कि बंदे को मज़ा आता है कि वो बारबेक्यू यमी फैमिली हैंगिंग आउट, ये वो, उस टो में वो 2 बोटियां अगर गिर जाती हैं तो वो प्लीज़, तो उस टाइम वो भी चुपता है कि 2 बोटियां क्यों गिरी हैं, हाँ ये भी उठा के खा लो, ये भी उठा के खा लो। सो बात ये कि देखिए जो चीज़ आपके खाने के काबिल नहीं है वो सिस्टम में अपने मत डालें। अब स्किल्स की बात हो रही है, देखो आप शेफ़ हो, मुझे वैसे ही ख्याल आया आपसे रिलेटेड कि आप एक शेफ़ है, आप खाना बनाना जानती हैं। अगर आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी नॉलेज को
सेट कर लेती हैं, थोड़ी सी आप न्यूट्रिशन के कोर्सेज भी कर लेती हैं, तो अब आपकी नॉलेज डबल हो गई। बिल्कुल। उसके साथ अगर आप आईटी की स्किल्स थोड़ी सी सीख लेती है, एक दो कोर्स कर लिए कि यार शॉपिफाई पे अपना अकाउंट कैसे खोलना है, किस तरीके से आप अगर कोई अपनी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो इवन सेल कर फ्रोजन सकती हैं। फूड का स्टार्ट करके मैं अपनी शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के उसके पिक्चर्स अपलोड करके अपनी अच्छी सी वेबसाइट बना के वो बहुत एक अच्छा आपका फूड बिजनेस रन होने लग जाएगा। सो वही चीज़ है ना कि ये अभी जिस तरह अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे आईटी की दुनिया के यंग बच्चे, इसलिए यंग लोगों को बुलाया ये दिखाने के लिए। यंग से मुराद आपकी मेरी आपकी एज नहीं, मैं तो खैर बिल्कुल भी यंग नहीं हूँ, आपकी एज के नहीं, आपसे भी बहुत छोटे यंग बच्चे, टीनेजर्स या उससे भी आई थिंक एक दो बच्चे कम होंगे एज में। हमने आपको ये बेसिकली दिखाने के व्यूअर्स यंग एज पे तालीम के साथ साथ चीज़ें लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। लोग ये कहते हैं ना कि आजकल स्कूल का पढ़ाई का ही इतना प्रेशर है, क्या करें, और बच्चों को टाइम नहीं सबसे मिलता। बड़ी बात ये है कि लोगों को एजुकेशन और स्किल में डिफरेंस नहीं पता। हाँ, एजुकेशन तो सबके पास होती है मोस्टली, लेकिन जो स्किल है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर भी है ना, अगर वो इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट भी कर लेता है लेकिन उसको प्रॉपर्ली इतना कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ एक डिग्री होल्डर हो जाता है लेकिन वो प्रॉपर्ली इतना स्किलफुल नहीं होता। तो एक स्किलफुल ह्यूमन बीइंग होना और एक प्रॉपर्ली एक एजुकेशन लेना, ये दोनों ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डिग्री होल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। अब मैं एक बात बताऊं, मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं जिनकी शादियां हुई हुई हैं एक ऐसे बंदे के साथ जिसने किया हुआ है अपना बैचलर्स या मास्टर्स भी, लेकिन वो औरत जो है जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ वो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है। कैसे? स्किल होगी। क्योंकि उसने स्किल सीखी हुई हैं। कुकिंग की अगर हम बात करें तो कुकिंग की, कपड़े धोने, चीज़ें करने, हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज फिर इसी बात को रिपीट करेंगे। ये स्किल है, खाना बनाना स्किल है, इवन स्टिचिंग वगैरह ये चीज़ें। हाँ। तो अगर ये बेसिक चीज़ें, बटन लगाना, अपने कपड़ों को पैबंद लगा देना, अगर कोई चीज़ फट गई है, ख़राब हो गई है, तो ये चीज़ें भी एक स्किल है और ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। और स्टिचिंग से ही आप एक आहिस्ता आहिस्ता करके एक डिज़ाइनर बन जाते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। सो यू सी लाइफ स्किल्स। अब कुकिंग की जब मैं बात करती हूँ, मैं क्यों कुकिंग की बार बार व्यूअर्स बात करती हूँ? अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं? ये अदरक लहसुन पेस्ट है, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है। ये हमने फ्रेश बनाई है ऑन द स्पॉट अपने इधर किचन में ही, इसलिए वो ज़रा लिक्विडी सी थी। अगेन फ्रेश चीज़ें बनाएं, क्योंकि जो एक फ्रेश गार्लिक जिंजर पेस्ट का जो एक अरोमा होता है ना, वो प्रिजर्व्ड का कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो आपको बहुत बस लगेगा जब आप उसको स्मेल करो ना बहुत करीब से, देन आपको फील होता है कि हाँ ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। वो प्रॉपर्ली उसका अरोमा बिल्कुल भी नहीं आता। सो इसको अब हम कुक करेंगे थोड़ा सा। ये जब लिक्विफाई हो जाएगा, ये जब ज़रा थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे? इसके अंदर अब हमारे स्पाइसेस जाएंगे। ठीक। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक हाथ रोक के स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि जब टू मच हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और बहुत से लोगों को शौक है चिकन पाउडर हर चीज़ में डालने का। अव्वल तो इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चिकन पाउडर डालते हैं, अगर डालते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर कि उसके अंदर ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। और ये है ब्लैक पेपर जो कि है 2 टीस्पून के राउंड अबाउट। गरम मसाला, काली मिर्च ज़्यादा है। हाँ जी, काली मिर्च ज़्यादा है। और ये है गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला भी व्यूअर्स थोड़ा हाथ रोक के डाला करें, बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे को गरम मसाला एक तो सूट भी नहीं करता, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि गरम मसाले से बहुत बुरा हार्ट बर्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा। सो अगेन घर के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देख के। और ये है हमारे पास धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। ठीक है। ये है 1 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स हाफ टेबलस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें टमाटर नहीं डलता? नहीं। अच्छा, समझ आ गई। तो दिस इज द टमाटर लेस कीमा। यस, टमाटर लेस कीमा। तो दैट्स आल्सो अ बिग डिफरेंस। और अब जो हमारे पास बच गया है वो है कसूरी मेथी, काजू का पेस्ट, क्रीम, दही। ये आगे आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे जिस तरह ये प्याज की भुनाई हो जाएगी। अब 2 मिनट्स के अंदर अंदर हम इसमें कीमा भी ऐड कर रहे हैं। और आप फिर कीमे को डाल के भूनेंगे। अगेन व्यूअर्स, कीमा एक क्विक चीज़ है बनाने को। सो जब आप घरों में सोच रहे होते हैं ना कि आय हाय मेरे पास अभी टाइम नहीं है या एकदम से गेस्ट आ गए हैं व्हाटएवर, तो कीमा इवन अगर फ्रोज़न पड़ा हुआ हो आपके पास, तो वो बड़े अच्छे से जितनी देर में आप अपना मसाला भून रहे होते हैं तो आपका कीमा भी डिफ्रॉस्ट हो जाता है। और चिकन के कीमे में तो वैसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बिल्कुल।
और ये जो चिकन का पानी है इसको हम ड्रेन कर हम लेंगे। ड्रेन करेंगे। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग स्पेशली अगर आप फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं कीमा, तो सबसे पहले उसको ड्रेन आउट करें। ये लिटरली काम वो है जो आपसे बात करते करते वो जो कहते हैं ना मुका रहे। ये अब इसमें कीमा भी आ गया मसाले के अंदर। अब आपने इसको बेसिकली भूनना है। और इसी रेसिपी में आप चाहे चिकन का कीमा डालें, बीफ डालें, मटन डालें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली आपको पता है ज़्यादातर चिकन पसंद किया जाता है, तो इसलिए हम चिकन में इसको पका रहे हैं। अब अफगानी देखिए ना, कीमा। हाफ टन मैंने कोयला कर दिया है और उसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर का लिक्विड वो जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा गीला उसकी जो फील होती है वो उसकी अब कम हो गई है। अब जब आप इसको जलाएंगी विद इन 2 मिनट्स जो है उसने सुलग बिल्कुल, जाना क्योंकि है, वो अंदर से अच्छा खासा बिल्कुल पक गया और गर्म हो गया गरम है हो कोयला। गया। तो बिल्कुल अब लिटरली व्यूअर्स, हम लोग ये चिकन के कीमे को तो भून रहे हैं, बट जैसे ही हम इसकी भुनाई को कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक के बाद दूसरी चीज़ हमने उसमें, ये क्या है? ये है देसी घी, होममेड। होममेड। ये किसने बनाया? मैंने। कैसे? यार देसी घी बनाना ही सिखा दो, अब बात कर ही बहुत रहे हैं। इजी है अच्छा, पहले ये तो ये हम अच्छा। क्यों डाल रहे हैं? फॉर द फ्लेवर, क्योंकि बटर, देसी घी ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब ये देसी खानों में जाए ना, फ्लेवर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। बिल्कुल। अब देसी घी कैसे अगर घर पे बनाना है तो हम बार बार कहते हैं देसी घी को यूज़ करें, बट वही वाली बात है ना, लोग कहते हैं कि डब्बे का खरीदते डब्बे हैं का। तो वो जायका नहीं आता, क्या डब्बे का सही है? तो घर पे अगर देसी घी बनाना है तो क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि क्या कहते हैं, दूध तो हर घर में रोज़ आता ही आता है। जब आप दूध को बॉयल वगैरह करते हैं तो उसके लेकिन डब्बे के दूध ना यूज़ करें, हाँ, खुला डब्बे दूध। के खुला दूध आपने यूज़ करना है। खुले दूध का ये है कि जब आप उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे किचन में या कहीं भी रखते हैं तो उसके ऊपर एक उसकी जो मलाई होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। उसको आपने ये करना है कि उसको आपने ठंडा करना है दूध को, और आपने बिल्कुल हल्की आंच से ऊपर वाली जो मलाई होगी ना उसको आपने उतार के एक कोई अपना डिब्बा या कोई भी ऐसा कोई पॉट बना लेना है। उसके अंदर ना आपने रोज़ निकाल के स्टोर करते जाना है। रोज़ जितनी भी दूध के ऊपर जो मलाई होगी ना वो निकाल के आप स्टोर करते जा रहे हैं। कोई एक फ्रिज या फ्रीजर? फ्रीज़र करना है आपने, क्योंकि फ्रिज में ऑब्वियसली खराब हो जाएगी, इतनी देर तक नहीं चलेगी। तो आपने उसको कोई 1 महीना आराम से स्टोर करते जाना है। और देन आपने क्या करना है, जब आपके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी में हो जाएगी, आपने एक पॉट में उसको मलाई को निकालना है और बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना है। वो पकता जाएगा और पक के ना, एक तो पहले स्टार्टिंग में बहुत लिक्विडी कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। आपने उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, वो इस वजह से क्योंकि वो नीचे लग जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जो मलाई होगी उसके अंदर ना एक दाने दाने जैसा एक टेक्सचर आने लग जाएगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता ना आपका जो घी होगा वो भी ऊपर आने लग जाएगा। और वो जो दाना दाना जो एक टेक्सचर वो जो अंदर एक होगा ना, उसको आपने प्रॉपरली गोल्डन ब्राउन करना है। उसको गोल्डन ब्राउन करना है। ब्राउन करते 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 वो ज़रा स्लाइड सा ना जलने की तरफ भी आएगा। तो आपने अपनी फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रा सब्र वाला प्रोसेस है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो उसको पकते पकते वो ऊपर ऑयल आ जाएगा और वो जो मलाई नीचे होगी बिल्कुल गोल्डन होगी, कुछ बीच में जला जला भी एलिमेंट होगा। तो आपने उसको अच्छे से स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करते हुए आपने वो जो उसके अंदर वो जो दाने दाने से बन गए हैं उसके अंदर वो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको वो जो उसका प्रॉपर वो जो टेक्सचर है ना वो किस तरह लाइक समझाऊं, लेकिन भाई जिसको यूज करना हाँ, यूज करना आता है, जिसने जो यूज करते हैं बिल्कुल। देसी घी उनको समझ आ जाती है। बिल्कुल आ जाता है। तो वो उसका आपने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद लेकिन हाँ, इसको आपने स्टोर करना है फ्रिज में। किचन में कभी भी ना रखिएगा, क्योंकि किचन में ना वो टेम्परेचर बहुत लो होता है, कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, जिस वजह से ना ऊपर एक अजीब सी फंगस लगना शुरू हो जाती है देसी घी में, क्योंकि वो इस वजह से केमिकल फ्री है, केमिकल नहीं है, केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो फ्रिज में लंबा चल जाता है। लंबा चल जाएगा। उसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ज़रूर एडिशन अपने व्यूअर्स को बतानी है, और वो ये है कि अगर आप ये देखें, अगर हम किसी तरह इसको दिखा सकते हैं तो ये देखिए, अब ये जैसे पहले जब मैं इसको भून रही थी तो बिल्कुल ड्राई हो गया था। अब हमने इसको भूना है प्रॉपर तरीके से, और इसके अंदर का जो है वो मॉइस्चर थोड़ा सा कम हुआ है, तो ऑयल उसका निकलना शुरू हो गया। इस स्टेज पे क्योंकि कीमा ऑलरेडी पक गया आपका सारा, तो अब अपने फाइनल स्टेजेस की तरफ। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच दही। ठीक है, डाल दिया, क्योंकि इसको भी हमने पकाना है, और इसको हमने इसलिए पकाना है क्योंकि जब आप इसको पकाएंगे तो दही का फिर पानी निकलेगा। तो जब उसका पानी निकलेगा तो तब जाके वो प्रॉपरली कुक हो चुका होगा। राइट। अब यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास?
यहीं पे हम अपनी चिलीज़ भी डाल देते हैं, ठीक है। और जो क्रीम है वो क्रीम अभी नहीं डालें क्योंकि एंड में डालिए। और हमेशा क्रीम किसी भी अगर आप रेसिपी में डाल रहे हैं उसको बाद में मत पकाइएगा, क्योंकि जब आपने क्रीम डालनी है आपने उस पॉइंट पर डालनी है कि आपका खाना बिल्कुल तैयार है, सब कुछ ओके है, बस आपने क्रीम डाल के उससे मिक्स करके देन आपने सर्व कर देना। उसको एक्स्ट्रा आपको पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ। और गार्निशिंग कर देनी है इसकी हमने धनिए के साथ और अदरक के साथ, जो जो आपको पसंद है इस आप। अभी हमने इसको ढक्कन भी देना है और इसके अंदर इसके ऊपर हमने वो भी रखना है, तो मैं एक सेकंड में आपको वो दिखा देती हूँ। ये जैसे कि फॉइल पेपर है, ये हमारा कोयला जो है वो हीट अप हो रहा है। इसके साथ मैं अल्टरनेट भी आपको बता देती हूँ, फॉइल पेपर नहीं है तो ये एक चम्मच है, ऊपर आपने रख देने हैं खाने की, इसको अच्छे से वॉश करनी है और इसके ऊपर आपने अपना कोयला रख देना है। That's it। अगर फॉइल पेपर नहीं भी है आपके पास। बिल्कुल सही है। तो ये अब मैं आपको वैसे दिखाना चाह रही हूँ कि अब इस स्टेज पे क्योंकि वो कुक हो रहा है, तो अगर आपने टाइम सेव करना है तो आप बड़े आराम से ये ऊपर फॉइल पेपर रखें, ठीक है ना। इस स्टेज पे भी हम ये कर सकते हैं बिकॉज बेसिकली तो आपने उसका फ्लेवर या टेस्ट देना है। और इसको लिड से कवर कर साथ में हमने इस पे एक कतरा जो है वो डाल दिया ऑयल का। ये देखेंगे धुआं निकल रहा है और ये आपने क्लोज कर दिया। अब वो नीचे से कुक भी हो रहा है आपका, वो भी हो रहा है। विद इन 5 मिनट्स नीचे वाला ऊपर वाला पूरा सिस्टम आपका सेट हो जाएगा एंड देन यू कैन सर्व इट अपनी फाइनल चीज़ें करके। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमने बात की थी कि हम कुछ ब्रिलियंट यंग लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके मेंटोर से। वो कौन है, मिलते हैं उनसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद अगर मैं कहूँ कि मेरे भी मेंटोर, तो ये बात गलत नहीं होगी। मुलाकातें इनसे कम रही हैं लेकिन हैं ये मेरे भी मेंटोर इन लाइफ नाउ। वैसे तो मैंने इनको कहा है कि भाई अब आपकी एक छोटी बहन है या चलें सेम एज ग्रुप की बहन है, तो अब आपने मुझे भी गाइड करना है। हमारे प्रोग्राम पे ये आए अपने साथ एक, अभी कुछ दिन पहले भी हमने अपने प्रोग्राम पे ये बात की कि काशिफ भाई अपने साथ एक यंग बच्चे को लेके आए, उससे मुलाकात कराई, तो सब ने कहा वाओ ये तो एक प्रोडिजी है, इस तरह के बच्चे तो कभी कभार निकलते हैं। तो जब मैंने इनसे ये बात की तो उन्होंने कहा जुगन ये एक बच्चा है, ही वॉज द यंगेस्ट इन आवर कॉलेज। एक्चुअली हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, तो फिर उससे आज का टॉपिक निकला। हमारे साथ हमारे फेवरेट, हमारे बहुत ही लाडले भाई काशिफ इफ्तिखार साहब, चेयरमैन ब्रेन्स कॉलेज ऑफ IT कॉलेजेस, ब्रेन्स ग्रुप ऑफ IT कॉलेजेस, ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। जी वालेकुम सलाम। काशिफ भाई नाम तो आपने ब्रेन्स लिखा, फिर उसके साथ ग्रुप ऑफ IT कॉलेजेस जो लगा दिया ना, वो बना तो एक था फिर उसके बाद ग्रुप बन गया माशाल्लाह। हाँ ग्रुप बन गया माशाल्लाह। और वही बात जो व्यूअर्स में कह रही थी, एक चीज़ शुरू करो और फिर इतनी उसकी कामयाबी हो कि एक के बाद दूसरी खोले कि लोग आपसे फ्रेंचाइज मांगे। कामयाब बंदा तो वो है, एक चीज़ तो नहीं सिर्फ करनी। खैर आपके साथ जो ब्रिलियंट स्टार्स आप अपने लेके आए हैं, कुछ इनके बारे में बताएंगे सर बिफोर आई इंट्रोड्यूस देम। माशाल्लाह जी ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है, ये एसेट है हमारे मुल्क के। हमें ना एक्चुअली जो इंटरनेट पे रेटिंग दी गई 3 नंबर की दी गई कि हमारा यूथ 3 नंबर पे है। और मैं आपके सामने बच्चे जो बिठाए हैं ये हर किस्म का एज ग्रुप है। इसकी एज 11 साल है, वो बेटी भी तकरीबन 11 साल की है। और वो बच्चा जो ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट वर्क और इंटर पार्ट 1 जी मतलब 16 साल का बच्चा। हाँ जी, ये 15-16 साल का बच्चा है और ये बहुत एक्सीलेंट वर्किंग कर रहा है। सो ये हमारे मुल्क के टैलेंट है जी, हमारे पास बहुत टैलेंट है, बस ये है कि डायरेक्शंस की कमी है, जो मैं समझता हूँ डायरेक्शन इनको सही देनी चाहिए। और वही मैं आपसे आज गाइडेंस देना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं बहुत ही ब्रिलियंट 11 साल की खैरुल वरा, बड़ा खूबसूरत नाम, इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ बैठी हैं हुरिया आसिफ, वो 6th ग्रेड में हैं। अच्छा, और खैरुल वरा जो है वो 9th ग्रेड की स्टूडेंट है। इसने जंप किए हैं क्लासेस। मैं वही कहने लगी 11 साल एज इसकी 11 साल है, तो आपको डबल प्रमोशंस भी मिली। Yes. माशाल्लाह। हुरिया आसिफ 6th क्लास में है, 11 इयर्स, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। देन वी हैव विद अस जवाद अली, इंटर पार्ट 1, 16 साल इनकी उम्र है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट शॉपिफाई, AI वीडियो जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग एंड पॉडकास्ट क्रिएशन, करेक्ट? यस करेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो हमें ये गाइड करें कि एक तो स्कूल की पढ़ाई होती है जी, एक स्किल सेट्स होते हैं जी। आपकी नज़र में क्या सिर्फ स्कूल की पढ़ाई मैटर करती है? क्योंकि हम छोटे होते तो यही कहा जाता था पढ़ाई पे तवज्जो दो,
स्पोर्ट्स भी खेलते थे स्कूल में तो डांट पिटती थी कि स्टॉप इट। कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, कभी डिबेटिंग शिबेटिंग, तो उस पर भी डांट पिटती थी कि भाई पढ़ाई पे तवज्जो दो। अब दुनिया कुछ उल्टी चल रही है, तो आप ही हमें बता दें कि क्या सिलसिला है। देखिए, अब 2025 का सिनेरियो डिफरेंट है। स्कूल अपनी जगह है और स्किल्स अपनी जगह है। अब अगर हम स्किल्स को देखें तो ये इवन डिग्रीज को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया इसने, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टर्म में आप टू द पॉइंट टारगेट को हिट कर लेते हैं और एग्जैक्ट टारगेट को हिट करते हैं। तो इसलिए स्किल्स तो पूरी दुनिया में ही उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। सो ये एक अपनी जगह पोजीशन है और स्कूल तो ज़ाहिर है होना ही होना है, वो तो मस्ट है। तो इसका आपस में कोई ऐसा इतना मतलब मैं नहीं समझता कि हम इसको कंपेयर, हाँ डिस्कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन भी नहीं है। वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपके कैंपस आई थी वॉल्टन पे और दूसरा जो भगवानपुर में आई थी, दोनों पे मैं आई। और आपको पता है मैं इसलिए आई थी क्योंकि जब आपने मुझे कहा कि मेरे पास तो हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, हम फीमेल क्लास भी देते हैं, मेल भी देते हैं, सारा कुछ, तो सच्ची बात है मुझे इतना यकीन नहीं आया था। मैंने फिर आपने मुझे चैलेंज दिया कि जुगन फिजिकली आके देखो, और देखने के बाद ही फिर मैंने आपको आज फिर तकलीफ दी है, सॉरी आपको बार बार हम तंग करते हैं सर। तो व्यूअर्स दोनों जगह पे मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। एक तो टाइमिंग्स ऐसे कि अगर बच्चों ने स्कूल से पहले भी आना है तो आ सकते हैं, और स्कूल के बाद भी, अकेडमीज के बाद भी। अगर खवातीन ने आना है तो खवातीन की प्योर क्लासेस भी हैं जो खवातीन ही पढ़ा रही हैं, फिर मेल की भी क्लासेस हैं, फिर कंबाइंड क्लासेस भी हैं, फिर एज ग्रुप्स की हैं। तो ये क्या माजरा है सर? देखिए, ये बेसिकली 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की क्लासेस हैं। तो वो बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो इनको हम फैसिलिटेट करते हैं इवनिंग में। फिर हमने इवनिंग में भी इनको 2 किस्म की मतलब दी होती हैं टाइमिंग्स, कि अगर आपने एकेडमिक्स अपनी एकेडमी में भी जाना है तो आप वो भी पूरा काम करें, और साथ में आप मज़ीद यानी कि 7 से 9 का बैच ले लें। सो इस तरह फ़ीमेल्स हैं वो जो अकेली फ़ीमेल्स की क्लासेस हमने सेपरेट की होती हैं ताकि वो ईजी होकर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकें, उनको इंटरफेरेंस ना हो किसी और की, और वो ईजी होकर क्वेश्चन आंसर कर सकें। क्योंकि IT स्किल्स के अंदर एक सिनेरियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, तो गलती करनी ज़रूरी होती है। अब वो गलती करते वक्त स्टूडेंट झिझकिचाता है और वो सवाल नहीं करता, तो इसलिए हमने फीमेल्स को सेपरेट क्लास दी होती है ताकि वो इजी होके क्वेश्चन आंसर कर सकें और हम उनको जवाब दे सकें। और जो आपने मुझे बात समझाई कि बहुत बड़ा फोकस है फीमेल एम्पावरमेंट जी, कि जो घर में पे बहुत काम करते हैं, अगर उन्होंने घर पे ही रहना है तो हम उनको एम्पावर करें जी, वो वर्क फ्रॉम होम काम करें, क्योंकि IT स्किल्स ने तो आपको इस कैद से निकाल दिया ना। और देखिए अब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मेल्स भी इस चीज में सिक्योर होते हैं कि पढ़ने भी अगर जा रही हैं तो फीमेल के साथ ही फीमेल के साथ जा रही है, और उसके बाद फिर अगर वो उस कैरियर में आना चाह रही हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। आप देखें बाहर इतना काम आउटसोर्स हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो एशिया में आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। तो हमारी घर की औरतें जो अपने घर के निज़ाम को चलाना चाहती हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम बैठ के काम कर सकती हैं। सो बात ये है कि क्योंकि उधर स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, टीचर्स भी बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है लाइव एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर ताकि वो एक्चुअल जिंदगी में सीख सके। जी जी, लाइव अकाउंट पे काम करें। जी, लाइव अकाउंट पे काम करें, लाइव अकाउंट। सो ये एक और ब्रिलियंट इनोवेशन है, वरना तो व्यूअर्स इंटर्नशिप ढूंढते ढूंढते बंदे के 6 रंग आते काम नहीं हो पाता। बहुत उनको बहुत तकदो करनी पड़ती है इंटर्नशिप्स के लिए, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हम लोग तो इंक्यूबेशन देते हैं ना कि आएँ और काम करें, और पब्लिक हमारे पास आती है कि ब्रेन्स का जो एक म्यार है, तो उस तरह ये होता है कि हमारा स्टूडेंट एम्पावर होता है, खासतौर पे बच्चियाँ एम्पावर होती हैं। जी बिल्कुल सही। तो अब ज़रा बच्चों से भी मुलाकात करते हैं। खैरुल वरा, अपने बारे में मुझे बेटा बताओ, आप कैसे पहुँचे एक IT कॉलेज सीखने के लिए ये चीज़ें? आप तो छोटे से हो। जब मैं छोटी सी थी तब मुझे इससे ज़्यादा क्या छोटी थी? इससे भी छोटी थी, यानी तकरीबन कोई 5-6 ईयर्स ओल्ड थी। तब मैं कंप्यूटर को देखती थी तो मैं कहती थी ये क्या ऐसी चीज़ है, ये कौन सा एक जादू है, इसमें सारे काम कर रहे होते हैं, इसमें ऐसा क्या है। तो उसके ऊपर फिर जब मैं खेलती थी तो कंप्यूटर के साथ ही खेलती थी, कभी टाइपिंग करती रहती थी, खुद से प्रैक्टिस करती रहती थी, कभी नेट से ऐसी चीज़ें निकालती थी जिससे मुझे कंप्यूटर की चीज़ों में इंटरेस्ट हो। और फिर मैंने यूट्यूब पे देखा था सर काशिफ को, और फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। क्या बात है। अब देखिए ना व्यूअर्स, इसी का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा हो सकता है जी। जब बच्चा इस किस्म की चीज़ देखता है जिसमें एक बंदा बता रहा है कि भाई आपकी एज ये चीज़ें नहीं मैटर करती, अगर आप इंटरेस्टेड हो आओ, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि खैरुल वरा के पेरेंट्स भी उतने ही तालीम याफ्ता हों और उनकी इतनी ही IT की नॉलेज हो और ये सारी चीज़ें हों, बट बच्ची का इंटरेस्ट था
उसने राइट तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और राइट प्लेस पे पहुंच गई। जी हुरिया बेटी, आपकी क्या कहानी? आप कैसे आईटी कॉलेज पहुंच गई? 11 साल की हो, 6ठी जमात में हो, अभी तो स्कूल का इतना प्रेशर होगा आप पे। मैं जब मेरे पापा थे ना, उन्होंने पहले मतलब कि वो चीज़ें ईजाद करने वालों के साथ ना काम थोड़ा बहुत करते थे, इन्वेंटर थे। तो उनके साथ मुझे ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया कि मतलब कि वो जब चीज़ें ईजाद करते रहे हैं, आगे से आगे ईजाद होती रही हैं चीज़ें, तो जब वो चीज़ें ईजाद होती तो उनमें कई लोगों की ना मेहनत पीछे होती है, और वो चीज़ें जो सी हैं वो मतलब कि आगे जैसे ये मोबाइल आया है तो इसमें भी कई लोगों की मेहनत है। और मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं भी कोई इस तरह की चीज़ ईजाद करूँ जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो। क्या बात है मेरी बेटी, ब्रिलियंट, वंडरफुल। व्हाट अबाउट यू जवाद? देखो आप अब उस स्टेज पे हो अपनी तालीम के, देखो इंटर पार्ट 1 अब हैवी टाइम शुरू हो गया है, इसके बाद फिर बैचलर्स है, फिर मास्टर्स की तरफ या जो भी आपने करना है, ऑलरेडी हैवी टाइम है और आप साथ साथ ये टेक्निकल नॉलेज भी ले रहे हैं। तो क्या आपकी क्या स्टोरी है बेटा? मेरी ये स्टोरी है कि जब मैं 8 to 9 ईयर्स था तो मेरे लैपटॉप मेरे घर था, तो वहाँ से स्टार्ट किया, तो वहाँ से इंटरेस्ट था, तो मतलब चीज़ें शट डाउन कर लेना, ओपन कर लेना, यूट्यूब, बहुत सी चीज़ें सीख गए थे अर्ली एज में। तो इस तरह बढ़ता गया, तो आगे मुझे आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैंने कहा कि आईटी एक आगे मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, और वाकई आज के दौर में स्कोप भी है आईटी के अंदर। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे मैंने कुछ काम करने देखा, यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देखा कि किस में जाया जाए। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत से 1 to 2 ईयर्स लगाए मैंने बहुत चीज़ों के अंदर, लेकिन मुझे प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा कि किसी एक कॉलेज में जाया जाए, और ये एक ट्रस्ट वर्थी हमारा इदारा था। तो मैं आईटी कॉलेज गया, वहाँ जाके मैंने शॉर्ट कोर्स किया। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है जो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ से अपना आईटी का कोर्स। लेकिन मेरा बेटा इस चीज़ में ना मेंटोर बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कि काश साहब, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी जी, यू आर ऑलरेडी रनिंग अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। यस। आपको क्या ज़रूरत है? आप अब बच्चों के मेंटोर भी हैं। मैंने आपको देखा है हर क्लास में घुसते हैं आप, हर जगह जाके बात करते हैं, रैंडमली किसी कंप्यूटर पे रुक के किसी बच्चे से बात करना शुरू हो जाता है और लगता है जैसे हर स्टूडेंट से आपकी जान पहचान है जी। तो ये क्यों, आपके ख्याल से इस उम्र पे मेंटोरशिप क्यों ज़रूरी है? मैं समझता हूँ मेंटोर जो है ना, इट्स मोर देन ए टीचर। वो आपको रहनुमाई देता है, वो आपको शायद ऐसा उसका सिस्टम है जो मैं समझता हूँ कि वो आपको घर तक छोड़ के आता है। वो सिर्फ आपको रास्ता नहीं दिखाता, वो आपके साथ साथ चलता है, वो आपको सपोर्ट रखता है, और आपको जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते वो आपके साथ चलता है। अब ये बच्चे हैं, मेरा बड़ा बिलीव है कि ये मेरे मुल्क के एसेट हैं, अपने घर के ये एसेट हैं, और इनमें बहुत आउट क्लास टैलेंट मौजूद होता है, क्योंकि ये वन साइडेड होते हैं। अब स्कूल गए, जो माँ बाप ने कहा वही की, एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इनके बच्चों के रिजल्ट्स मैंने बेहतर पाए हैं। फिर दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जैसे वो बच्चा है ये कुछ करना चाहता है, तो अब इस तरह के बच्चों को जब डायरेक्शन मिलती है ना, ये एक्सीलेंट रिजल्ट्स देते हैं, एक्सीलेंट। और स्किल्स एक ऐसी चीज़ है कि बल्कि मैं चाहूँगा कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक बच्चा मिलवाऊँ। उसने हिज नेम इज़ ईशान, वो भी हमारा ही स्टूडेंट है हमारी ब्रांच का। उसने अभी फर्स्ट ईयर में आया, 6 माह गुजारे, क्योंकि मैं बच्चों को जो मैसेज देता हूँ, अपने मुल्क को मैसेज देता हूँ, अपने नौजवानों को देता हूँ, वो ये देता हूँ कि आईटी में कामयाब होना है 3 काम करें, चौथा काम नहीं है। 1 सब्र करें, दूसरा तसलसल से आप लगे रहें, और 6 माह बाद रिजल्ट ले लें। तो उस बच्चे ने एग्जैक्ट उस चीज़ को फॉलो किया, एंड यू नो उसने 6 माह में $10,000 कमाए। ना करे। यस। उसके बाप ने पूरे कॉलेज में आके मिठाई बांटी। चले मेरे साल में कमा दीजिए, कमवा दीजिए अपनी बहन को। 6 मंथ्स मैं भी तैयार हूँ सर, मैं भी सर तैयार हूँ व्यूअर्स। और मज़े की बात ये, मैंने इनके ही कॉलेज में एक ऑलमोस्ट 70+ की एज ग्रुप के आदमी को देखा, वो भी हैं, और मैं कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो रिटायर भी कब के हो चुके हैं। उनको अपने नॉलेज में और अपने माइंड को, जी सर आप आईटी में कोई रिटायर नहीं होता, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। वो 70 साल के जो आपने देखे थे ना एज ग्रुप थी एक, वो अब इस वक्त अपनी रिटायरमेंट को, अपने वक्त को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं
घर बैठ के। मैं आपके पास मामा भेज रही हूँ वो 70+ है, आप उनको भी कुछ करवा दें। हर वक्त फोन पकड़ के कहती है ये क्या है, फिर 1 घंटा लगता है, उनका जवाब हम दे देंगे। बाय द वे एक बात बताऊँ, हमारे पेरेंट्स एक सर्टेन एज ग्रुप पे पहुँचते हैं व्यूअर्स, तो बहुत बेसिक चीज़ें ना उनके लिए समझनी मुश्किल हो जाती हैं। सो अगर हम अपने पेरेंट्स की एज ग्रुप को भी किसी ऐसे कोर्स में डाल दें जहाँ पे उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो एक कंपनी भी हो जाती है और रिटायरमेंट का एक बड़ा अच्छा टाइम गुजारने का वक्त हो जाता है। स्किल तो किसी भी एज पे। ऑनलाइन इंटरनेट, ऑनलाइन आईटी एक दरख्त की मानंद है जिसकी इतनी शाखें जो आप गिन नहीं सकते, और हर शाख आपको फल दे रही है। आप डिसाइड करें आपने शाख कौन सी पकड़नी है। बिल्कुल सही, इतना काम है। तो सर आपका मैसेज, क्योंकि आज सिर्फ आपको नहीं हमने किसी और को भी बुलाया है इन्हीं बच्चों से रिलेटेड हमें गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि आप तो लिटरली इनके बारे में ऐसे बात करते हैं जिस तरह बाप अपने बच्चों के बारे में करता है, लेकिन मैंने ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना है कि इतने छोटे बच्चों के स्केड्यूल्स को मैनेज करना, उनको साथ लेके चलना, और जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ये करेंगे और वो करेंगे, तो फिर बच्चों की तो अपनी लाइफ भी कोई नहीं रहेगी। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम गाइडेंस लेंगे अभी ब्रेक के बाद, लेकिन आपको क्योंकि हमने शुक्रिया कहना है, तो हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगा, जैसे इनके पेरेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से खराज तहसीन है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने आज अपने बच्चों को इस एज में देखा कि हमने इनको जब ये ग्रोन अप हो जाएंगे उससे पहले हम इनकी बेस बनाएं। सो ऐसे पेरेंट्स, कंसर्न पेरेंट्स चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए कंसर्न हो, उनके लिए सोचें, कि इन्होंने आगे जाके क्या करना है, और उनके वक्त को यूटिलाइज़ करें। फैसला चूँकि आपका है, एज ग्रुप इनकी छोटी होती है, जो आप फैसला करेंगे ये एक्सेप्ट करेंगे, और आज की कामयाबी का बुनियाद रखी हुई जो फाउंडेशन आज हम रख देंगे, वो इतनी बड़ी इमारत आपको नज़र आएगी जो आपका भी नाम रोशन करेगी और आपके मुल्क का नाम भी रोशन करेगी। सो मैसेज आसान लफ्ज़ों में, इन छोटे उम्र के बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं करना। इनको आज से 7-8 साल मत सोचें कि एज ग्रुप बहुत छोटी है, इनका टैलेंट शायद हमसे भी ज़्यादा, ये 2025 के दौर में जो है वो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। सो ये हमसे बहुत आगे। सो हमें इनके लिए ये सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए और इनके टाइम को इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच काशिफ भाई। एज अ पेरेंट भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, एंड एज एन एंकर पर्सन भी। एज अ पेरेंट इसलिए क्योंकि आप हमारे मुल्क के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बच्चे, पार्टी हमारे साथ रहेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी एक और बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी, जिनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि चले बच्चों ने ये काम भी शुरू कर दिया, सब कर दिया, पैसे भी कमा रहे हैं, तो अगर उन्हें तालीम छोड़ दी तो फिर हम क्या करेंगे एज पेरेंट्स? ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेरी एक और फेवरेट पर्सनालिटी ने। बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, आतिफ इफ्तिखार, डायरेक्टर ऑपरेशंस एट ब्रेन्स। व्यूअर्स, जेन्युइनली आप चेक कर सकते हैं, ना हमारी जान पहचान है, ना हमारी कोई रिश्तेदारियाँ, ना ही कुछ और है। एक्चुअली जब काशिफ साहब पहली दफ़ा प्रोग्राम पे आए थे फ्यू वीक्स अगो, तो उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपने काम के लिए पहले उनके पास गई, सच्ची बात है, और उसी ब्रांच पे गई थी जहाँ पे आतिफ इफ्तिखार साहब थे साथ हमारे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। और आतिफ भाई आपको याद होगा मैं बहुत कंफ्यूज थी जी। आप लोग जो बात कह रहे थे मुझे उसका जवाब ही नहीं था मेरे पास। जी बिल्कुल। आप मुझसे मेटा का सवाल करें मेरे पास नहीं था, आप मुझसे मेरी वेबसाइट का सवाल करें मेरे पास जवाब नहीं था। तो बात यह है कि व्यूअर्स, जब दुनिया डिजिटल हो गई है तो हम क्यों नहीं डिजिटल हो रहे और डिजिटलाइज हो रहे? पैसे कमाने वाला एज ग्रुप हमारा है जी, डिजिटलाइज बच्चे होते जा रहे हैं और हमें अपनी बिजनेसेस चलानी नहीं आ रही। राइट। तो ये स्किल सेट यंग बच्चों के अंदर कब इम्प्लीमेंट करना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि अगर ये बच्चे अपनी शॉपिफाई की चला के दुकानें चलानी शुरू हो गए तो ये पढ़ाई पे क्या तवज्जो देंगे? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बट मैं इसके लिए थोड़ी सी वजाहत ये करूँगा कि एक तो ये कि अभी ये बच्चे, सब बच्चे मेरे साथ इंडल्ज हैं, इनके असाइनमेंट्स, इनके प्रोजेक्ट सारे मैं ही लॉन्च कर रहा हूँ, तो इनके साथ मिलके मेरी टीम है पूरी जिसके ऊपर इसके ऊपर मेहनत करती है। लेकिन मैं बच्चों को अभी होल्ड डाउन पे रखता हूँ जब तक इनके पास मटेरियल और हर चीज़ की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगी, तब तक मैं इसको उन प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठने दूंगा। एज अ ट्रेनी ये उसके ऊपर बैठ सकते हैं, बट एज अ कमाने के चक्करों में अभी नहीं, क्योंकि आपके पास एक वो यंग बच्चा जो है जो अभी 10 अभी 11 का भी नहीं हुआ जी, था जी। सॉरी उस बच्चे का मुझे नाम जागीर। हाँ जागीर, ठीक जागीर है। अब वो बच्चा भी है, अब वो भी तो कम एज का है जी, बट और वो पैसे भी कमा रहा है। पैसे भी कमा रहा है, बट इसमें मैंने सिर्फ देखिए, अभी ये छोटी बच्चियां हैं दोनों, इनको मैंने भी होल्ड ऑन पे रखा हुआ है, इनको मैं पैसे नहीं कमाने दे रहा। मीनवाइल
जो इसमें मैंने मटेरियल पूरा इंडल्ज कर दिया है बच्चा जो जवाद बैठा हुआ है, जवाद अली, उसको यस उसको मैंने शॉपिफाई पे इस वक्त जो है वो उसके प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करवा दिया, तो उसके ऊपर इसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सो यानी कि टीचर एज वेल बीइंग हेड ऑफ ऑपरेशंस, डायरेक्टर ऑपरेशंस, आप ओवरसी करते हैं हर बच्चे की स्किल्स और कितना को उसमें एप्टीट्यूड है। अगर वो संभाल सकता है तो ठीक है, साथ में कर दिया, अगर नहीं कर सकता या अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं है तो फिर आप रोक देते हैं। होल्ड डाउन करता हूँ यस, क्योंकि स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा इस वक्त विजन ये है कि अगर पढ़ाई आपको शऊर देती है, आपको नॉलेज देती है, अगर आपके पास पढ़ाई का शऊर और नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की तरह काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी मैंने बच्चों से बात करके आपके पास आपकी स्टोरी की तरफ आना है जी, बिल्कुल कि आपका इधर इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अबाउट 10 ईयर्स अगो कॉल सेंटर हर बंदा कॉल सेंटर खोल रहा था, और जैसे ही उसका डाउनफॉल आया तो लोगों के करोड़ों का नुकसान हुआ जी। सो राइट टाइम पे राइट चीज़ें करनी भी ज़रूरी होती है, तो वो भी गाइडेंस हम आपसे लेंगे। अच्छा बेटी, आपसे खैरुल वरा, आजकल क्या कर रही हो और करना क्या चाहती हो, और उसमें सर आपकी एडिशन आएगी कि आप इनको कैसे हेल्प करेंगे उसमें। जी बेटा। अभी तो मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ, और पहले मैंने यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आईटी और स्पोकन इंग्लिश का किया है। कर चुकी हूँ? हाँ जी, कर चुकी हूँ, और बाकी अभी मैं वेब डेवलपमेंट का कर रही हूँ। और सोचा क्या है, करना क्या चाहती हूँ फ्यूचर में? CSS। तो अब आपको पता है कि आतिफ साहब, इस बच्ची ने ये सोचा हुआ है लाइफ में, आप आप भी मेंटोर ही हैं, तो एज अ मेंटोर आप इनको, क्योंकि आप उस्ताद, डायरेक्ट उस्ताद तो नहीं है ना, वो तो आपकी पूरी एक टीम है, तो एज अ मेंटोर आप इसको किस तरह फिर लेके चलेंगे बच्ची को, अगर ये आपकी बेटी होती तो? इसने CSS करना है, तो हम इसको इंडल्ज नहीं कर सकते कि नहीं तुम ये नहीं बनो, तुम ये बन जाओ। उसके लिए शी विल टेक द टाइम। अभी CSS करने के लिए बहुत साल पड़े हैं, हो सकता है उस साल में आकर CSS की वैल्यू ना हो, तो इसके पास एटलीस्ट इतने वेपन्स होने चाहिए IT के, यस IT के इतने वेपन्स होने चाहिए कि ये वॉर में हारे ना, जीते। तो उसके लिए मैं इसको वेब डेवलपमेंट में ही रखूँगा और उसी के लेवल पे आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह इसको। हुरिया बेटा, सेम थिंग टू यू, क्या कर रही हो, आगे क्या करना चाहती हो? मैंने यहाँ से IT का कोर्स किया है और अगला मतलब कि वो मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो गया। अब जो मेरा अगला टारगेट है कोर्स करने का वो है ग्राफिक्स का, और मैं फ्यूचर में अपना जो करियर करना चाहती हूँ वो मेरा वेब डेवलपमेंट है। आप देखें ना, हमारा ये वाला बच्चा यही करना चाह रहा है जी। और बेटा स्कूल में जो सब्जेक्ट्स, मतलब क्या सोचा है कि क्या पढ़ोगी, वहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस में जाओगी? जी, वहाँ पे भी, बिल्कुल सही है। अब इस बच्ची को आप कैसे लेके चलेंगे एज अ मेंटोर? इसको मैं ऐसे लेके चलूँगा क्योंकि हर केस मुख्तलिफ होता है ना। यस, क्योंकि अभी इसका स्टेप IT से रेलेवेंट है। अभी ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से सारे ऑफिस जितने भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे जानती है, जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। क्योंकि डाटाबेस मस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सेस होती है, तो एक्सेस इसको आगे काम देगी इसके वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा पॉलिश होगी, क्योंकि अगर बेसिक IT नहीं है तो ग्राफिक का समझ नहीं लगेगी, अगर ग्राफिक नहीं है तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो डेवलपमेंट के लिए आपको एक प्रोफेशनल और डिसेंट डिज़ाइनिंग चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। सही हो गया। जवाद जी, अब देखे ना, इसका तो बिल्कुल करियर डिफरेंट है, एक तरह से नुक्कर पे है। Yeah. नुक्कर पे इस तरह से है कि ही इज ऑलरेडी माशाल्लाह 16, इन अ फ्यू इयर्स ही इज रेडी टू स्टार्ट प्रॉपर प्रोफेशनल लाइफ। यस। जी बेटे, मैं अभी इंटरमीडिएट पार्ट 1 में स्टडी कर रहा हूँ, और मेरा ये आगे क्या फ्यूचर में है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, एंटरप्रेन्योर बनूँ, और मेरा अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बट उसमें क्या सोचा हुआ है, किस एरिया में जाओगे? मैं एंटरप्रेन्योर में ई कॉमर्स में। बट जान, वही वाली बात है ना, ई कॉमर्स में भी एक होता है, या तो बंदा एक शॉप बना लेता है उसमें हर चीज़ बेचता है, या ई कॉमर्स में फॉर एग्जांपल हमारी शेफ़ हैं तो शेफ़ की अपनी एक वो खाना भी ई कॉमर्स पे बिकता है। तो आप किस एरिया ऑफ ई कॉमर्स में जाना चाहेंगे, समझ रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हो, या ई कॉमर्स की चीज़ें बना के लोगों को देना चाहते हो? जी, एक ऐसा आप कह सकते हैं प्राइवेट लेबल, कि मेरी एक खुद की प्रोडक्ट हो जो, और उसको मैं आगे एक एज अ एंटरप्रेन्योर आगे सेल करूं, आगे सेल एक प्राइवेट खुद ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके और उसी को आगे लोगों तक पहुंचाऊं। अब देखें ना, ये बच्चा वो करना चाहता है जो मैंने किया। अब
मुझे पता है आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डांट मुझे आतिफ भाई से पड़ी थी कि ये किया क्या हुआ है, तुम्हें खुद क्यों नहीं पता कि कर क्या रही हो। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा भैया कभी सीखा ही नहीं। तो अब ये बच्चा जब अपनी बिजनेस शुरू करेगा ऑलरेडी सीख के, तो वो किसी का मोहताज नहीं होगा शॉपिफाई की वेबसाइट। आप इनसे ये पूछे, मैं कहूँगा तो शायद लगेगा कि मैं खुद से बोल रहा हूँ। इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं जो इनके कोर्स से रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो इनसे पूछें। अभी जो इन्होंने एक हमारा अंडर प्रोसेस है और जो एक हम कर चुके हुए हैं प्रोडक्ट के हवाले से, वो कौन से थे? फर्स्ट जो था वो हमने परफ्यूम्स रेडी किए थे, उसकी फुल डिटेल्स की थी कैसे बनता है, उसका रॉ मटेरियल लेके उसको हमने इन अ क्लास रेडी किया था। और जो इन प्रोसेस है वो हमारी एक क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, उसके लिए अंदर बहुत ब्राइटनिंग क्रीम उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो रहे हैं होते हैं, वो हमारा अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, ये दूसरा प्रोजेक्ट। तो ये देखे ना, तो बेसिकली आपने अपने सवाल का उन्हीं के जवाब में जवाब दे दिया कि अब इन बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं कि अगर अपनी बिजनेस फौरन भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब इतना डिसिप्लिन और फोकस आ गया। अच्छा, एक और बात आतिफ भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा इनकी बच्चों की ग्रूमिंग पे भी काम करते हैं जी। मुझे ज़रा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अब आपको देख के कोई नहीं सोच सकता कि आप आईटी की दुनिया से हैं। क्यों? क्योंकि एक बेचारी हमारे जो आईटी के बच्चे हैं या आईटी के यंग लोग हैं, इवन ओल्डर जनरेशन, उनकी एक लुक होती है, पजामा टी शर्ट, बड़ी कैजुअल। आप तो ग्रूमिंग पे भी बहुत काम करते हैं, वो क्यों? देखिए, इन्होंने तो कंप्यूटर पे काम करना है। यस, जुगन, बात ये है कि सबसे पहले मैं इनको बताता हूँ कि यार आप डिसेंट पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हूँ, मेरी पर्सनालिटी पे मत जाए, पर्सनालिटी मेरा प्लस पॉइंट है, हमारे मंटोर्स की पर्सनालिटी हमारा प्लस पॉइंट है, बट उसकी क्वालिटी पे जाएँ कि उसके ऊपर, उसके अंदर दिमाग और उसके अंदर नॉलेज कितना है। आप इस लेवल पे कैसे पहुँचे? अगर आप मेरी स्टोरी सुने तो मैं सऊदीया से ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेस कंप्लीट किया माशाल्लाह, और उसके बाद मैंने वहाँ सिविल इंजीनियरिंग पे काम कर रहा था। बट जब 2000 में जब स्टैब्लिश हुआ कॉलेज, तो मुझे आवाज़ आई मेरे भाई की कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो 2008 में फिर मैं यहाँ पे आ गया था और तब से अब तक मैं आईटी की फील्ड में हूँ। एक अगर मैं थोड़ी सी आपको पेशन गोई करूँ तो मेरे ख्याल से अप्रैल से जून तक एक ऐसा बुरहान आएगा मार्केट में जो स्लम्प आपकी 70% जॉब्स चली जाएंगी पाकिस्तान की, वो एआई ले जाएगा। अगर आज आप उस पर जंप नहीं करेंगे ना, तो समझ लें आपने तैयारी नहीं की है अपनी। और हमारी आवाम तैयारी तब करती है जब उसके सर पे पड़ती है, तो उस वक्त जा चुका होगा। जैसे कि मैं, और इसलिए मुझे इस तरह देख रहे हैं बार बार, क्योंकि मैंने इनके बहुत दिमाग की दही निकाली थी। व्यूअर्स, अब जब सोचती हूँ उस गुफ्तगू के बाद, जो हमारी 4-5 गुफ्तगुएँ भैया हो चुकी हैं, सिर्फ गुफ्तगुओं से मेरी नॉलेज में इतना फ़र्क पड़ा कि मेरी कमिटमेंट है एक्चुअली इन लोगों को कि मैं एटलीस्ट 1-2 कोर्सेज आके अपनी नॉलेज, जुगन की नॉलेज के लिए, कोई बिजनेस काम के लिए नहीं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि मेरी तो मेटा तक की बेसिक नॉलेज नहीं है, जो मैंने आपको प्रूव करके दिया। तो भाई आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? पैगाम व्यूअर्स के लिए ये है कि सबसे पहले तो कि पेरेंट्स के लिए मैं पैगाम ज़रूर दूंगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा इजी माहौल रखें, अपने दोस्त बनाएं उसको, बजाय इसके कि उसके ऊपर इंडल्ज करें कि यार आपने आज ये करना है, ये उसको टारगेट मत दें, उसके टारगेट के साथ उसकी हेल्प करें। जैसे एक बाप अपने बच्चे के साथ खड़ा होता है ना, पूरे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को बगअप करें। जब ये माहौल इजी करेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली उस खौल से निकल जाएगा जो डर और खौफ का खौल है। उससे जब बाहर आएगा तो रिज़ल्ट 110% मैं गारंटी देता हूँ कि बच्चा आपको रिज़ल्ट निकाल के देगा। तो यू हैव टू बी, समझ लें कि उसके साथ आपको रहना और उसके सर पे हाथ और एक कंधे पे हाथ रखना पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। काशिफ साहब का भी, आई नो कि आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं और दोनों का एक ही टाइम पे एक जगह पे आना, आई नो इट वाज डिफ़िकल्ट, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर, बिकॉज मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना था कि व्यूअर्स, वही वाली जो मैं आपको बार बार बात कहती हूँ ना, कि उस्ताद को बचपन में कहा जाता था कि ये आपके रूहानी माँ बाप है, मतलब रूहानी का, ये आपके बेसिकली माँ बाप का दर्जा है आपके टीचर्स का। तो कुछ ऐसे टीचर्स आज की दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ एज पेरेंट्स नहीं आपको लेके चलते, जिस तरह आतिफ साहब हैं, जिस तरह काशिफ साहब हैं, बाकायदा एज मेंटोर्स अंडर देयर विंग लेके चलते हैं। एक बंदा है, वो डायरेक्टर ऑपरेशंस है, उसको एक एक बच्चे का पता है कि वो क्या क्या कर रहा है, वो क्या क्या असाइनमेंट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। विजिलेंस ये होती है,
और फिर ऐसे असातिज़ा ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी तो हमने एक पहला बच्चा मिलाया, ये 3 बच्चे मिलाए, आगे आपको और भी लोगों से मिलाएंगे। ये तो कुछ है, दे आर जस्ट अ ड्रॉप इन दी ओशन। तो अल्लाह ताला आप बच्चों को कामयाबी दे और आपके सारे जो ख्वाब है अल्लाह ताला उनको पूरा करे, आमीन। सो खैरुल वरा, हुरिया, जवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनातिफ साहब स्पेशली आपका थैंक यू। और व्यूअर्स हम जाएंगे अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए फ़ौरन ही किचन में नज़र डालते हैं। बड़ी सीरियस टेक्निकल आईटी की बातें की हमने और अभी भी किचन का मामला करने के बाद हमने फिर एक बड़ी सीरियस चीज़ पे डिस्कशन करनी है और गाइडेंस लेनी है, क्योंकि ये बड़ी प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। इस पे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से किचन में देखते हैं कि शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा कहाँ तक पहुँची है। यस, खाना बिल्कुल रेडी है। अफ़गानी कीमा हमने बनाया था, उसको मैंने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है। उसकी आप गार्निशिंग कर सकते हैं अदरक धनिया वगैरह डाल के, और लास्ट पे आप क्रीम भी ड्रिज़ल कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर्ली एक फुल डिश की भी प्रेजेंटेशन कर दी और एक सिंगल सर्विंग भी किया और सर्व किया हमने इसको रायता और सैलड के साथ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। वेलकम। व्यूअर्स, जिस सीरियस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है स्ट्रोक, या जिसको हम फालिज का अटैक भी कहते हैं। और उस फालिज के अटैक के बाद जो पैरालिसिस हो जाता है, या फिर जो कुछ लोग कहते हैं कि जी मुंह टेढ़ा हो गया या मुंह एक तरफ फंस गया। हमारी फैमिली में एक ऐसी खातून हैं जो इतनी एक्टिव थी, वो 60s की एज में उनको स्ट्रोक हुआ, फालिज का अटैक हुआ और उनका जो लेफ़्ट साइड है वो मुतासिर हुई। उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी नहीं कराई। अब वो यही कहती हैं कि 80 साल की उम्र पे मैं सोचती हूँ कि मैंने 20 साल गुजार दिए इस हाथ की तकलीफ़ के साथ कि मैं हाथ पीछे करके अपनी कंघी नहीं कर सकती अपने लेफ़्ट हैंड से, और अभी भी मेरा लेफ़्ट पाँव जो है वो मेरी उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, मैं गिर जाती हूँ। और कहती हैं कि अगर 20 साल पहले ही मैंने अपनी ट्रीटमेंट करा ली होती तो शायद आज ये हालात ना होते। लेकिन वो ट्रीटमेंट मेडिकल डॉक्टर ने तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, बॉडी एडजस्टमेंट, ऑस्टियोपैथी, जो भी ज़रूरत है करनी है। और जब इन चीज़ों की बात करते हैं तो एक ही नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है। हमारे मॉर्निंग एट होम के एक्सपर्ट, मोर देन 10 इयर्स का नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर वसीम जावेद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि इनकी स्पेशलिटी पेन मैनेजमेंट है, स्किलफुल हाथ से और मशीनरी, एडवांस मशीनरी के यूज़ से, ताकि तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाए और आपकी बॉडी भी जो है वो वापस ऑप्टिमल लेवल पे आ जाए। राइट डॉक्टर साहब? ट्रू। डॉक्टर साहब, आज बात मैंने करनी है स्ट्रोक पे, जिसको हम फालिज का अटैक भी कहते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि फालिज या स्ट्रोक होता क्या है आसान अल्फाज में, फिर उसके बाद बात करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैरालिसिस, स्ट्रोक, फालिज, ये एक ही टर्म है। मेडिकल में हम इसे कहते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। हमारे दिमाग के अंदर जो खून की सप्लाई जा रही है, अगर खून की सप्लाई बंद हो जाए या हमारी कोई शरियान जो खून लेके जाती है वो फट जाए, तो हमारे दिमाग को सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है। और जैसे ही दिमाग को सप्लाई बंद होती है तो कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक जो है या फालिज जो है वो बॉडी के वो सिम्टम, वो अलामात हैं जिसमें बॉडी काम करना छोड़ देती है। बाजू, टांग या चेहरा, जैसे आपने कहा, काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं और वो रेस्ट में चले जाते हैं कि पेशेंट हिला भी नहीं सकता। लेकिन जब ये होता है या हो रहा होता है तो लोग इसे हार्ट अटैक से भी कंफ्यूज कर लेते हैं, क्यों? हार्ट अटैक से कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है जिसमें पेशेंट जो है ना अपने हवास खोना शुरू कर देता है, कॉन्शियस लूज़ होना शुरू हो जाती है। तो हार्ट अटैक में भी कॉन्शियस लूज़ हो रही होती है, इसमें भी कॉन्शियस लूज़ हो रही होती है। लेकिन हार्ट अटैक के साथ एक जो बड़ा अहम सिम्टम आता है वो बाजू की पेन और सीने की दर्द होती है। स्ट्रोक में ज़्यादातर आपकी नम होना शुरू हो जाती है, लेकिन स्ट्रोक में ज़्यादातर होता है कि हेडेक एकदम से बढ़ गया, मुंह सुन होना शुरू हो गया। मैं यही आपसे एक्चुअली मेनली जानना चाह रही हूँ कि व्यूअर्स, किसी को मिर्गी, किसी को फालिज का अटैक हो रहा है या फ़ौरन अस्पताल लेके जाने, वो इंडिकेटर्स पहले डॉक्टर साहब बता दें, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक्चुअली दूसरे डॉक्टर का, बट ये बताना ज़रूरी है।
अगर राइट टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि अगर सही टाइम पे पकड़ लिया होता होने के बहुत बाद में, क्योंकि कहते हैं पहला घंटा 1.5 या 2 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं। ऐसे ही है, बहुत क्रिटिकल होते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। अगर हम ये इस पर इतनी रिसर्चेज हो गई हैं, अब डायरेक्शंस ये हैं कि विद इन 1 आवर ट्राई करें पेशेंट को, अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो पेशेंट जो है उसको स्ट्रोक का चांस नहीं होता या नुकसान का चांस मिनिमम हो जाता है। अब आपने कहा ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिसको देख के हमें फ़ौरन रश करना चाहिए टू द हॉस्पिटल। उसमें जो अहम सिम्टम है, सबसे पहला तो है हेडेक, बिकॉज ब्लड प्रेशर एकदम से राइज कर गया, बहुत इंक्रीज़ कर गया, हेडेक स्टार्ट हो गया, आंखों के इर्द गिर्द धुंध आना शुरू होगी, धुंधलापन हो गया, बोलने में मुश्किल शुरू हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं तो आपको लग रहा है अभी गिर जाएंगे, आप जो है फूड खा रहे हैं तो आपको एकदम से सीने में दबाव आ रहा है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर जो है एमरजेंसी जाके अपने आप को चेक करवाएं। और अगर आपसे एमरजेंसी दूर है और आप घर में फ़ौरन चेकअप करना चाहते हैं तो आपके पास ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए ताकि आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकें। अब बहुत अच्छी अच्छी डिवाइसेस आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको आप यूज़ करते हैं रिस्ट के ऊपर, एल्बोज़ के ऊपर, जिसको आप प्लेस करते हैं और ब्लड प्रेशर मैयर हो जाता है। तो ये तो हो गया कि अगर आपको महसूस हो। अब क्या स्ट्रोक्स की ट्रीटमेंट के लेवल्स होते हैं? एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही बेड में, एक साइड बिल्कुल ही उनकी मतलब बिस्तरे से भी नहीं उठ सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मुंह अफेक्ट होता है, कुछ होते हैं जो एक साइड। तो ये ज़रा टियर्स बता दें हमें। ब्रेन के अंदर ना डिफरेंट आर्टरीज़ हैं, एक फ्रंट साइड पे है, फोरहेड पे, एक मिड में है, एक बैक पे, तो बहुत सारी आर्टरीज़ हैं। हर आर्टरी में जो डैमेज होता है, आर्टरी जो फटती है या उसकी सप्लाई कम होती है, तो बॉडी में वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी इसमें तो नहीं जाते कि कौन सी आर्टरी क्या सिम्टम देगी, लेकिन टेयर ये डॉक्टरों का काम है, हमने जो घरों पे करना है हमने वो अंडरस्टैंड करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे वीकनेस के, तो किस किस लेवल पे हमें पता लगेगा कि हमारा अब स्ट्रोक किस स्टेज पे है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर तो बॉडी अभी आज हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं जिनसे ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि उन्हें महसूस क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और फिर आज, क्योंकि ये वही व्यूअर्स जिनके हम आपके साथ मिलाएंगे वो एक्चुअली हमारी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं। नदीम रियाज, प्यार से हम उनको लड्डू लड्डू कहते हैं, और वो हमारी लिटरली फैमिली का हिस्सा है। और इनको उसी तरह पैरालिसिस, इनको वो फालिज का अटैक हुआ, उसके बाद पता चला कि जी लड्डू की तबीयत नहीं ठीक। कुछ दिनों के बाद जब मेरी मुलाकात हुई तो उससे बोला ही नहीं जा रहा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह नदीम रियाज को देखते हैं तो पहचान ही नहीं पाते कि ये वही लड़का है जिसको ये हुआ था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% नॉर्मल। तो ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। तो उनसे भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है ब्रेक के बाद। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था कि जब फालिज होता है ना, उस वक्त कुछ लोगों में कुछ देर तक बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देती है, बिल्कुल लूज़ हो जाती है। अगर हम उसको उठाएं ना तो वो गिर जाती है। इसे हम कहते हैं फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी का मतलब ये है कि बॉडी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। उसके बाद अगली स्टेज आती है जिसमें बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है, वो स्पैस्टिसिटी की स्टेज होती है। इसमें बॉडी के पट्टे हर चीज़ अकड़ रही है, और उसके बाद ये स्पैस्टिसिटी से जब पेशेंट निकलता है तो भीतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। ब्रेन में जब एक एरिया डैमेज हो जाता है और उसके ऊपर टाइम पे काम ना किया जाए तो जो हिस्से ठीक होते हैं वो बॉडी को एडजस्ट करते हैं और बॉडी में ख़राब मूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन के कुछ हिस्से तो ठीक होते हैं और स्पेसिफिक हिस्से काम नहीं कर रहे होते। जो नहीं काम कर रहे होते उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो जो रह जाती हैं, तो बॉडी में आपने देखा होगा पेशेंट जब चल रहे होते हैं तो कई दफ़ा बाजू अकड़ा के, टांग अकड़ा के चल रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने टोस पे नहीं खड़े हो सकते। जिन आंटी की मैं बात कर रही हूँ जिनको हुआ था 60 साल की उम्र पे, उनको फिजियोथेरेपी और पता नहीं क्या क्या सजेस्ट किया। वो यही कहती है कि कुछ देर किया फिर टाइम नहीं हुआ, फिर ये नहीं हुआ, और ज़िंदगी उनका हाथ ना ऐसे करके, ऐसे अकड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे करके उनका हाथ अकड़ा हुआ और उनके जिस्म के साथ होता है हर वक्त ऐसे ही। उन्होंने, मैंने एक दफ़ा उनको कहा, मैंने कहा आप कोशिश तो करें कंघी करने की। वो ऐसे करके ना जैसे कंघी आप पकड़ते हैं, और वो उनसे इससे ऊपर ही नहीं जा रहा था व्यूअर्स, और मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था। और जैसे एक नॉर्मल बंदे की तो मूवमेंट होती है तो आपका जी चाहता है कि आप उठा के ऊपर कर दें, उनसे हो ही नहीं रहा था। बिकॉज उसमें जो है ना शोल्डर पेन कई दफ़ा पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है, वो इतनी शदीद हो जाती है कि पेशेंट हिला नहीं पा रहा होता। अच्छा, अब स्ट्रोक जब हो गया पेशेंट को तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेगा इसमें? एक तो बैलेंस ये है कि मैं अगर खड़ा हूँ और अपनी आंखें बंद करूँ तो मेरी बॉडी जो है ना मुझे कंट्रोल दे सके, बैलेंस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अगर मैं पेशेंट को कहता हूँ कि मेरी फिंगर के साथ अपनी फिंगर टच करे तो उसको मुश्किल हो रही होगी फिंगर की तरफ जाने में, ये कोऑर्डिनेशन का इशू है।
तीसरा ये, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही फालिज होता है तो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो वीकनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि पेशेंट के मसल्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। एक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना होता है। पेशेंट की पोजीशन चेंज होना, जैसे बैठ के खड़े होना, खड़े होके जो है चलना, ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, जो कि पेशेंट को एड्रेस करनी चाहिए जब उसको ये प्रॉब्लम हो, कि पेशेंट को यही नहीं पता लगता उसकी आधी साइड बॉडी की वो सही है भी कि नहीं। हम उसको बिठाते हैं तो वो फॉर एग्जांपल लेफ़्ट का फालिज है तो वो लेफ़्ट पे गिर गया है, खड़ा कर रहे हैं तो वो फिर लेफ़्ट पे गिर रहा है, बिकॉज उसको हाफ साइड ऑफ द बॉडी की फीलिंग्स कि वो उसके साथ है वही ख़त्म हो जाती है फालिज में। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं वसीम भाई। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक्चुअल हमारे साथ एक केस स्टडी और हमारे अपने ही पीटीवी की फैमिली की केस स्टडी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि व्यूअर्स किसी भी एज पे हो सकता है। ये हम नहीं अंडरस्टैंड करते, सोचते हैं कि ये लेटर एज के मसाइल हैं, ये किसी भी स्टेज पे कभी भी किसी को भी हो सकता है। लेकिन कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब हमें ब्रेक के बाद गाइड करेंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर हो जाए तो किस तरह से काउंटर करना है ताकि आप बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएं। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे केस स्टडी ने, हमारे पेशेंट ने, नदीम रियाज ने। अस्सलाम वालेकुम नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नदीम, आपको क्योंकि फालिज का अटैक हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, जी किस उम्र पे हुआ और क्या हुआ था, ज़रा वो सिचुएशन बताओगे हमें? बस वो कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस मैंने ले लिया था एक चीज़ का, तो उसकी वजह से ना सिम्टम मुझे आए हैं तकरीबन उसके, यानी कि जब मेरा स्ट्रेस वगैरह थोड़ा सा हैवी हुआ ना, तो उस वक्त तो नहीं इतना हुआ, तकरीबन उसके को तकरीबन 2-3 दिन बाद जाके मुझे उसका जो है ना साइड इफ़ेक्ट शुरू हुआ। क्या हुआ? उसके बाद एकदम मैं बैठा, मैंने बाथ लिया था, बाथ लेके सिर्फ सुबह उठा तो ये मेरा बाजू जो है ना लेफ़्ट साइड पे, उठे ही ना। ये ऊपर नहीं यानी कि अकड़ाव आ रहा था उसमें थोड़ा सा ना, वो रुकावट आ रही थी। तो उसके बाद मैंने बाथ वगैरह लिया, लेके मैं बाहर निकला हूँ, तो उसके बाद ना बस वो एकदम खड़े खड़े ना कुछ याद तो कुछ याद नहीं कि मैं एकदम टांगे वगैरह मेरी कांपना शुरू हुई हैं, बाजू वगैरह कांपना शुरू हुआ, तो एकदम मैं नीचे गिर गया हूँ। तो बस उसके बाद घर वालों ने उठा के मुझे जो बेड वगैरह पे लटाया फ़ौरन उसी वक्त। नहीं, बट अस्पताल कितनी देर बाद लेके गए? हॉस्पिटल बस थोड़ा सा डिले हो गए, तो वो जो है ना घर में कोई था नहीं उठाने वाला, तो इस वजह से ना वो अभी पहले समझ भी नहीं आई बीमारी की, ये मसला बना क्या मेरे साथ, क्योंकि कभी पहले हुआ नहीं जिंदगी शायद में। चक्रा गए हैं, शायद चक्कर यही वाली बात है ना डॉक्टर साहब। सबसे पहले जो हम लोग जो मिस्टेक तो नहीं, जाहिर उन्होंने कहा को घर में उठाने वाला भी नहीं था और होश भी नहीं थी। हल ये होता है किसी को भी हो 1122 फ़ौरन कॉल करें, एम्बुलेंस आए, फ़ौरन इमरजेंसी पहुंच जाए। जी बस वो मिस्टेक हो गई ना थोड़ी सी। अच्छा नहीं, बट उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बस फिर वो लेटा रहा हूँ मैं, ये समझा चक्कर वगैरह कोई आए हैं, तो तकरीबन 2-3 घंटे वो छोटा भाई था, उन्हें फ़ोन किया था, वो ऑफिस में थे, आ रहे थे, तो बस मैं फिर वो समझ नहीं आया, ये तो पता ही नहीं चला भी फालिज का अटैक है या क्या मसला है। उम्र क्या थी आपकी जब उम्र मेरी 40 ईयर्स। उस वक्त 40 थी जब हुआ था। सोच सकते हैं 40 साल की उम्र पे किसी को फालिज का अटैक हो और वो मतलब वो हो जाए। और उसके बाद जब हमारी ऑनेस्टली व्यूअर्स मुलाकात हुई है तो एक्चुअली लड्डू से मिल के गाड़ी में बैठ के मैं प्रॉपर धाड़े मार के रोई हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त डॉक्टर साहब नहीं लगता था कि ये ठीक होगा। मैंने उस वक्त आपको बड़ी तसल्ली दी थी और कहा था मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जो इसकी कंडीशन थी इसे बोला नहीं जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा। कितनी देर आप तकलीफ में रहे? फिर मैं तकरीबन समझ लेंगे 1-1.5 माह तो बेड से उठ ही नहीं सका बिल्कुल। तो उसके बाद कुछ थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह खाने के बाद कोई आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत ये टांग में मेरी हरकत आना शुरू हुई है, मूवमेंट शुरू हुई है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने बेड से नीचे पाँव रखना शुरू किया है। पहले तो बिल्कुल ये लेफ़्ट साइड बाजू भी और टांग भी बिल्कुल ही मेरी मूवमेंट नहीं कर रही थी। तो उसके बाद 1-1.5 माह बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें हल्की सी मूवमेंट शुरू हुई है, बेड से उतरना शुरू किया है, फिर स्टिक वगैरह पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता घर में चलना शुरू किया। अब ये देखिए ना, इसने नदीम ने हिम्मत कर ली क्योंकि ये 40 साल का था, इसको पता था कि मैंने ज़िंदगी अपनी जीनी है। घर के बुजुर्ग जो हैं वो तो बिल्कुल ही हाथ पांव फुला के बैठ जाते हैं कि जी अब नहीं होगा, आखिरी वक्त आ गया, हिम्मत नहीं। इस बच्चे ने बहुत हिम्मत की है, इसने बड़ा एफर्ट की है लड्डू ने, वरना जो इसकी कंडीशन थी, सच्ची बात है हम खुद हैरान हैं। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? ट्रीटमेंट क्या थी आपकी?
ट्रीटमेंट बस मेडिसिन वगैरह ली है, डॉक्टर साहब से चेकअप वगैरह मंथली करवाता रहा हूँ। उन्होंने कहा ये मेडिसिन वगैरह आपने खानी है, ठीक है। बस वो मेडिसिन खाता रहा हूँ जो इसमें इस्तेमाल की। लेकिन अभी भी कमजोरी है ना, कुछ कमजोरी जगहों। है अभी वो कुछ। अब डॉक्टर साहब पेशेंट आपका है। अच्छा, अब यहाँ ना एक प्रॉब्लम आता है जो कि मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को भी ये बताना कि फ़ौरन जब फालिज हुआ मेडिसिन आप ले रहे हैं ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, वो पहले भी मे भी चल रही होगी, और अगर आपको नहीं पता आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको उसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी है, उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको फालिज के अटैक के फ़ौरन बाद जब वो फ्लैसिडिटी की फेज़ आनी है ना, जब टांग बाजू हिलना बंद हो जाने हैं, फ़ौरन फिजियोथेरेपी करवानी है, क्योंकि वर्जिशें जैसे ही होंगी, इधर इसमें कोई ख़ास मशीनें लगाने की शुरू में ज़रूरत नहीं होती, इसमें हिलाना ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा हम हिलाते हैं, जो हमारे पट्टे हैं उनके अंदर जो एक ताकत होती है, वो ताकत मेंटेन रह जाती है, वो पट्टे जो है ना मज़ीद अपना साइज़ छोटा नहीं करते। फिर आपने जैसे हिम्मत की है, मैं आपके लिए दाद दूंगा माशाल्लाह, आपने हिम्मत की है, कोशिश की है, आप बहुत बेहतर हो गए हो। लेकिन बाकी ये है कि बीच में मैं फिजियोथेरेपी भी करवाता रहा हूँ, घर आता रहा बंदा, फिजियोथेरेपी भी करवाता रहा हूँ, मेडिसिन वगैरह भी खाता रहा हूँ। अब देखे ना, इन्होंने वो सारी चीज़ें पूरी की जो रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन अब आपको कमज़ोरी किस चीज़ की है, कहाँ पे आपको मसला आ रहा है? अभी भी मेरे जो है ना, यानी कि वो नॉर्मल जिस तरह ये राइट साइड पे है ना, वो चीज़ ये लेफ़्ट साइड पे अभी नॉर्मल नहीं है, यानी कि 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह के ये बटन वगैरह मैं अभी ये खोल लेता हूँ, बंद नहीं कर सकता खुद ही। उसके अलावा और लेफ़्ट साइड का कोई इतना हैवी कोई चीज़ उठा नहीं सकता, वेट वगैरह। मैंने ना इनको जब देखा, इनका चेकअप किया, तो पता लगा कि इनकी कोऑर्डिनेशन अभी कमज़ोर है। जैसे मैंने कहा कि ये अभी टच नहीं कर सकते, इनको मुश्किल होती है। अभी हम इनको टेस्ट भी जब करेंगे तो ये अपने टोज़ पे नहीं खड़े हो सकते। आइए आप खड़े हों प्लीज़। मैं वहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं, ताकि आपको डिस्टर्ब ना। आपने ना अपने पाँव के ऊपर, लेफ़्ट लेग के ऊपर खड़े होकर अपने टोज़ पे खड़े होना है, ठीक है। अब ये इनकी वीकनेस अभी बाकी है, ये वीकनेस इनकी अभी बाकी है, बट ही इज़ वेरी स्टेबल। नॉर्मली स्ट्रोक के पेशेंट्स, जैसे आपने कहा कि वो बेड से उठते ही नहीं है, वो बेड बाउंड ही हो जाते हैं, या अगर वो चल रहे हैं तो वो इसी पैटर्न पे चली जा रहे हैं, वो अपना पैटर्न ऐसे ही था, राइट? चलने में मुश्किल होती थी, थोड़ी 2-6 कदम चल के बैठना पड़ जाता था। अभी मेरी उंगली की तरफ अपनी उंगली लेके आए, ये आप देख रहे होंगे शिवरिंग, वापस जाएं, शिवरिंग है और एंगल ऑफ, मुझे फॉलो करें मेरी उंगली को। तो ये जितनी भी शिवरिंग आ रही है बिकॉज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन। सर अब आप राइट हैंड से भी करके दिखाएं ना, तो डिफरेंस पता चलेगा। अब वो देखो ना, 1 सेकंड में फॉल, वापस जाएं, मेरी उंगली फॉलो करें, तो ये बड़ी फाइन फर्क मूवमेंट आपको होती इसलिए है। व्यूअर्स दिखाया कि देखिए राइट और लेफ्ट वो खुद कह रहे हैं कि मुझे फर्क महसूस हो रहा है। अच्छा, हम इसमें करते हैं फाइन मोटर कंट्रोल होता है, एक टर्म होती है मेडिकल में, जिसमें हम कहते हैं कि मरीज़ को ना हम बड़ी जैसे सुई की ट्रेनिंग करवाना, कि धागा जो है वो सुई के अंदर से गुजारें। इसके अलावा बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिनमें हम पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं, हाथ वाला उनकी हाथ की ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे अब कह रहे हैं ना, मैं बटन बंद तो कर लेता हूँ, खोल नहीं पाता, खोल लेता हूँ, बंद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मसल्स जो हैं हाथ के वो कमज़ोर हो गए हैं, ब्रेन जो है वो अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा। इन द सेम वे कोई भी काम करते होंगे, कभी कोई चीज़ पकड़ते होंगे, हैवी चीज़ उठानी हो तो इनको मुश्किल होती होगी, कोई इनको धक्का लगा दे तो इम्बैलेंस हो जाते होंगे, बिकॉज बैलेंस में वीकनेसेस हैं। सो ये बड़ी टर्मिनल फेज़ में पहुंच गए हैं रिकवरी के, यानी कि माशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुके हैं, 80% बेहतर है। तो इनको सिर्फ 20% की रिकवरी की अभी ज़रूरत है। लेकिन वो पेशेंट जो अभी खड़े ही नहीं हो सकते, जब हम उनको खड़ा कर रहे हैं तो वो फॉल कर रहे हैं, हमें उनको स्टेबल करना पड़ता है, या अगर हम उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हैंग हो जाते हैं इस तरह से। हाँ जी, ये ट्रेनिंग्स जो है ना, ये थ्रू फिजियोथेरेपी, थ्रू एक्सरसाइजेज रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी तो वैसे भी गुजर ही जाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब वही वाली बात है, जिंदगी हमने जीनी है भरपूर अंदाज में। और अल्लाह का शुक्र है कि नदीम को इस बात का एहसास था कि यार मैंने अभी बड़ी लंबी ज़िंदगी जीनी है, मैंने अपने ख़ानदान, अपनी 100,000 और चीज़ें देखनी है, मैं इस वक्त गिव अप नहीं कर सकता। और यही चीज़ रियलाइज़ करनी है व्यूअर्स। हिम्मत करने वाला फिर इस तरह खड़ा भी हो जाता है, हिम्मत। और ये हिम्मत हमने अपने घर वालों को करानी है, क्योंकि घर वाले गिव अप कर जाते हैं ना साथ में कि भाई अगला नहीं जा रहा तो रहने दो। वो नहीं जा सकता था, उसने घर पे फिजियोथेरेपी कराई बच्चे ने। स्टेप नंबर 1 ये है कि जैसे ही फालिज हुआ, पेशेंट अस्पताल से घर में शिफ्ट हुआ, दवाइयाँ आप जिम्मेदारी से खाएं, घर में फिजियोथेरेपी
रोज़ाना शुरू कर दें, अगर हो सके आप 2 टाइम शुरू कर दें, वरना 1 टाइम लाजमी रोज़ाना होगी डेली बेसिस पे। जब पेशेंट चलना शुरू हो जाए तो कोशिश करें क्लिनिकल सेटअप्स में ले जाएं, क्योंकि क्लिनिकल सेटअप्स में बहुत मशीनें होती हैं। जैसे इनका बैलेंस का इशू है, मशीनें फ़ौरन विद इन सम डेज़ बैलेंस के इशू को सॉर्ट आउट कर देती हैं, कोऑर्डिनेशन के इशूज़ को सॉर्ट आउट कर देती हैं। वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन पे पेशेंट को सिर्फ खड़ा करना है, ट्रेनिंग करवानी है। इसके अलावा जैसे हमने राउंड लेना होता है ना, तो राउंड में मुश्किल होती है पेशेंट को टर्न लेते हुए, बिकॉज इम्बैलेंस हो रहा होता है, पेशेंट फ़ौरन जो है जैसे ही टर्न लेता है। तो उसके लिए मशीनें हैं, उसके लिए ट्रेनिंग्स हैं। सो उसके लिए एट दैट टाइम गो टू द क्लिनिकल सेटअप, बट बिफोर दैट जैसे ही आप घर आए, डोंट वेट फॉर एनी नेक्स्ट डे, आप फ़ौरन जो है फिजियो शुरू करवाइए, एक्सरसाइजेज शुरू करवाइए, ताकि रिकवरी जो है जल्द अज जल्द आ जाए। दुनिया में जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि जितना जल्दी आप रिकवरी ले सकते हैं उतना अच्छा है, उतना बेनिफिट है, जितना डिले करेंगे उतना नुकसान ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को अगर हम कंक्लूड करें तो कोई ऐसी टिप्स जो आप देना चाहेंगे नदीम को कि वो एटलीस्ट ये चीज़ें इंक्लूड तो करें ना अपनी लाइफ के अंदर? ये तो हमें समझ आ गया कि अब ये जिस स्टेज पे है वहाँ पे क्लिनिकल सेटअप की हमें ज़रूरत है, राइट? बिल्कुल। नदीम के लिए इसके केस को कंसिडर करते हुए नदीम को चाहिए कि अब ये अपने फुट को इस तरह प्लेस करे कि एक लाइन पे चले, इससे इसका बैलेंस अच्छा होगा। ठीक है। नदीम को चाहिए कि ये दीवार के पास जाके घर में किसी और बंदे को एज ए सपोर्टिव मैयर खड़ा करके अपनी आंखें बंद करके लेग की जो है ना उसका कंट्रोल लेने की कोशिश करे, ताकि इसको ये एहसास हो कि इसकी टांग स्टेबल हो रही है, बैलेंस ले रही है। इसके अलावा इसको अपने टो पे खड़े होना चाहिए, एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। अगर हो सके तो साइकिलिंग करे, कहीं करीब स्विमिंग पूल में जा सकता है स्विमिंग करे, पानी के अंदर खड़ा होकर वॉक करे। उससे फ़ायदा ये होगा इसके पट्टों में कोऑर्डिनेशन आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फाइन गेम्स खेलना शुरू करे, बैडमिंटन कोशिश करे खेले, टेबल टेनिस अगर खेल सकता है खेले। कुछ भी नहीं अवेलेबल, घर में बॉल पकड़ के दीवार पे एक पॉइंट मार्क करे, उससे हिट किया करे रोज़ाना, ताकि प्रिसीजन आए इसके अंदर, उस जगह उस साइड से जो आपकी अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये जो आपकी थोड़ी सी कमज़ोरियाँ रहेगी ये 100% ख़त्म हो जाएंगी और आप दोबारा से अपनी लाइफ जीना शुरू कर दोगे। और आपके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, जिन चीज़ों का आपने फ्यूचर में ख्याल रखना है, क्योंकि दोबारा भी इवेंट हो सकता है, उससे बचने के लिए ब्लड प्रेशर जो है उसको लाजमी मोनीटर करो, अपना चार्ट बनाओ, सुबह शाम आपका ब्लड प्रेशर उस चार्ट के ऊपर लिखा होना चाहिए। शुगर को मॉनिटर करते रहो कि क्या आपकी जो लेवल्स हैं, शुगर के टेस्ट बहुत सारे हैं, उनमें से जो सबसे बेहतर टेस्ट है वो आप जाहिर सी बात है आपने पहले भी करवाए होंगे, HbA1c, वो टेस्ट जो है आप करो, और वो आप जो है हर 3 महीने या 6 महीने के बाद करवाओ, ताकि देखते रहो कि आपका ग्राफ किधर जा रहा है। इसके अलावा वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा अटैक ना हो उसके लिए रोज़ाना 30 से 35 मिनट की वॉक, स्लो वॉक करो, बहुत ब्रिस्क नहीं करनी, फास्ट नहीं करनी। बट भैया आप तो वो सारी बातें कह रहे हैं जो हम लोगों को एक नॉर्मल हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए कहते हैं, और ये ना होने की वजह से ही फालिज का अटैक होता है। तो फाइनली आपका मैसेज टू आवर व्यूअर्स। एंड नदीम बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ आप मेरी वाली चेयर पे आके बैठ जाओ। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, आप बैठो। और जी, अगर आपके इर्द गिर्द घर में किसी को फालिज का अटैक या स्ट्रोक जिसे कहते हैं हुआ है, तो फ़ौरन एक्सरसाइजेज की तरफ जाइए, फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और आप चाहते हैं आपको ज़िंदगी में अटैक ना हो फालिज का, तो ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को एक्टिव बना लें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बंद कर दें, स्लीप पैटर्न को स्पेसिफिक करें कि अगर आपने 8 घंटे सोना है, ख़ास टाइम पे सोएं, ख़ास टाइम पे उठें, खुराक बहुत अच्छी रखें, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। जैसे हम शुगर के इस्तेमाल को कहते हैं कि चीनी का इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं करें, इसी तरह नमक का इस्तेमाल भी जितना कम कर सकते हैं मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना हो। और एक्सरसाइज किया करें रोज़ाना। वो जैसे बचपन में आप सुनते होंगे स्कूल में पीटीज़ होती हैं, रोज़ाना आप भी गार्डन में जाके पीटी शुरू कर दें, तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह आपके लिए हमेशा आसानी पैदा करे, आमीन। और नदीम, बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और जो डॉक्टर साहब ने स्पेशली बात की है ना कि खुदा न खास्ता कभी फिर महसूस हो, वेट नहीं करना पुत्र, वेट नहीं करना। और व्यूअर्स आपको भी यही बात कह के आज का शो कंक्लूड करेंगे, वेट ना किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डॉक्टर इमरजेंसी में कहेगा कुछ नहीं है जाओ, कम अज़ कम किसी बड़ी बीमारी और बड़ी तकलीफ़ या खुदा न खास्ता अपनी जान गंवाने से आप बच जाएंगे। सो अर्ली डिटेक्शन, फ़ौरन एक्शन लेना इमीडिएटली, और कोई नहीं है 1122 कॉल कर दें, बट टेक इमीडिएट एक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।